अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ वैस मंगलवाला। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज़ एक ऐसी शख्सियत से करते हैं कि जिससे हमारा और आपका बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि उस शख्सियत का पाकिस्तान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है, बल्कि यूँ कहिए कि उस शख्सियत का आलम इस्लाम के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर आलम इस्लाम की बात की जाए तो आलम इस्लाम की 4 शख्सियात ऐसी हैं कि जिनको मग़रिब और मशरिक़ दोनों ही पढ़ते हैं, दोनों ही मानते हैं, दोनों ही उनके रुतबे के कायल हैं। वैसे नॉर्मली जब हम किसी शख्सियत का जिक्र करते हैं कि जिसके पढ़ने वालों की अगर आप बात करें तो वो पढ़ने वाले सिर्फ़ एक ख़ित्ते पर मौजूद होते हैं, या किसी एक ख़ास मज़हब से उनका ताल्लुक़ होता है, किसी एक ख़ास ग्रोह से उनका ताल्लुक़ होता है, कोई एक ख़ास आइडियोलॉजी फ़ॉलो करने वाले लोग होते हैं कि जो कि किसी भी शख्सियत को पढ़ते हैं। लेकिन ये 4 शख्सियात ऐसी हैं दुनिया की जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से है। ये 4 शख्सियात ऐसी हैं कि जो हर जगह मकबूल हैं। ये 4 शख्सियात कौन सी हैं? उनमें एक है इमाम गज़ाली, जिन्हें मशरिक़ और मग़रिब दोनों पढ़ते हैं। फिर दूसरी शख्सियत है इब्नुल अरबी, इसे भी मशरिक़ और मग़रिब दोनों पढ़ते हैं। तीसरी शख्सियत रूमी की है, ये शख्सियत भी बहुत ही मशहूर है और मशरिक़ और मग़रिब दोनों में यकसा मकबूल है। और चौथी शख्सियत जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं वो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जो कि मशरिक़ और मग़रिब दोनों में यकसा तौर पर पढ़े जाते हैं, माने जाते हैं, जाने जाते हैं। और आज अल्लामा इकबाल का 146वां यौम विलादत हम मना रहे हैं। वो शख्स कि जिसने पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया, वो शख्स कि जो कि मुफ़क्किर पाकिस्तान कहलाया, वो शख्स कि जो कि इस पूरे मशरिक़ का शायर कहलाया, उस शख्स की आज बात होगी हमारे प्रोग्राम में। और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन उस शख्स की आज ख़ास तौर पर बात करेंगे। आपकी फ़ोन कॉल्स भी लेंगे और आपसे चाहेंगे कि आप भी इकबाल के अशार अपनी ज़बानी हमें सुनाएं और इकबाल के बारे में हम कुछ गुफ्तगू करें। तो आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो दिन है, वो अल्लामा इकबाल के नाम है। 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं, उसके बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। बेअमनी में गैर कानूनी तारकीन वतन मुलविस हैं। अफगान रहनुमाओं की धमकियां अफसोसनाक हैं। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़। PTI की कानूनी टीम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, चार्टर्ड ऑफ डिमांड पेश कर दिया। PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए, सदर का निगरान वज़ीर-ए-आज़म को ख़त। स्मोक के बाइस पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। PCB ने साबिक चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने नीदरलैंड को 160 रन से हरा दिया। गजा पर इस्राएली हमलों में तेजी, कैंपों और अस्पतालों समेत मसाजिद पर बमबारी। बेल्जियम की नायब वज़ीर-ए-आज़म का इसराइल के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियां लगाने का मुतालबा। इंडोनेशिया में सदर के बेटे के हक में फैसला देने पर चीफ जस्टिस ओहदे से बरतरफ। 2023 इंसानी तारीख का गर्म तरीन साल बनने के करीब। इटली का अस्पताल पर मबनी बहरी जहाज गजा भेजने का ऐलान। जी, ये थी 60 सेकंड न्यूज़। और अब बात करते हैं कुछ ट्रेंडिंग स्टोरीज़ की। दुनिया में क्या हो रहा है, सबसे बड़ी बात तो फ़लस्तीन की है, और फ़लस्तीन के हवाले से कुछ ख़बरें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले अल्लामा इकबाल ने फ़लस्तीन के हवाले से क्या कहा था। बहुत सारे अशार अल्लामा इकबाल के हैं कि जिसके अंदर अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों की जो ज़बीहाली है उसका तस्करा किया है, लेकिन फ़लस्तीन के हवाले से उनकी ख़ास नज़र थी। और उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से कहा यह था कि ज़माना अब भी नहीं जिसके सोच से फारिग, ज़माना अब भी नहीं जिसके सोच से फारिग, मैं जानता हूँ वो आतिश तेरे वजूद में है, मैं जानता हूँ वो आतिश तेरे वजूद में है। तेरी दवा न जेनेवा में है न लंदन में, तेरी दवा न जेनेवा में है न लंदन में, फ़रंग की रगे जाँ पंजाए यहूद में है। ये जो फ़रंगी है इनकी पंजाए जाँ यहूद में है, और ये सारे जो यहूद हैं यही कंट्रोल कर रहे हैं उन फ़रंगियों को, ये इकबाल ने कहा था। और फिर उन्होंने कहा, सुना है मैंने ग़ुलामी से उम्मतों की निजात, सुना है मैंने ग़ुलामी से उम्मतों की निजात, खुदी की परवरिश और लज्जत नमूद में है। तो खुदी का जो फ़लसफ़ा है वो भी अल्लामा इकबाल ने दिया, और वही एक ऐसी चीज़ है कि जो कि ग़ुलामी से आज़ाद करती है। अल्लामा इकबाल के हवाले से हम बात करते रहेंगे प्रोग्राम में। रफ़ा में एक प्लेट दाल के तरसते हुए बच्चों की एक वायरल वीडियो है। इस वीडियो ने सबके दिल चीर दिए हैं। किस तरीके से वो बच्चे एक प्लेट दाल के लिए
खाने की एक प्लेट के लिए वो बच्चे उसकी तरफ झपट रहे हैं और किस तरीके से वो चाहते हैं कि वो खाना, उसका एक छोटा सा लुकमा काश उनके पेट में चला जाए। और ये इतने सारे बच्चे हैं। 1 माह कबल ये जो मामला शुरू हुआ था, हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हुए हैं। खाना वहाँ पर नहीं है, पानी नहीं है, ईंधन की बंदिश है। अस्पताल वहाँ के 50% अस्पताल बिल्कुल नाकाबिले इस्तेमाल हो चुके हैं। और जो वहाँ के रफ़ा के गज़ा की जो पट्टी है उसके जुनूब में ये रफ़ा की एक बस्ती है और वहाँ पर जो रिहायशी हैं वो भी बेबसी की तस्वीर बनी हुई है और दुनिया बस तमाशा देख रही है। अरब मीडिया का इंस्टाग्राम पेज है, उस पर यह वीडियो शेयर की गई। उसमें एक प्लेट दाल के लिए बच्चों को लंबी कतार लगाए धक्कों की सूरत में एक दूसरे पर चिमटते देखा जा सकता है। और इस वीडियो को देखकर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जिसके दिल में ये दर्द ना जागे कि ये गज़ा के जो फ़लस्तीनी हैं उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसे रोका जाना चाहिए। लेकिन बस 10,500 से ज़ायद लोग अब तक जाँ भाग हो चुके हैं, 26,000 ज़ख्मी हैं और तकरीबन इन जाँ भाग होने वालों में आधे जो हैं वो बच्चे हैं। ये बच्चे जो कि गज़ा के बच्चे हैं ये हमारे और आपके बच्चों के बराबर हैं, लेकिन शायद हम इन्हें अपने बच्चों के बराबर समझते नहीं हैं। इन्हीं बच्चों ने, गज़ा के मासूम बच्चों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये बच्चे दुनिया का ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि इसराइल हमें भूखा मार रहा है और दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ देख रही है। एक एक लफ्ज़ जो कि इस बच्चे की ज़ुबान से निकल रहा था। अल-शिफ़ा अस्पताल के बाहर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। दुनिया का ज़मीर झंझोड़ने के लिए काफ़ी है, लेकिन दुनिया का ज़मीर मुर्दा हो चुका है। मुर्दा ज़मीर नहीं जागते। शायद ये बच्चा जानता नहीं है कि अगर कोई सोया हुआ हो तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन मुर्दा ज़मीरों को जगाने की कोशिशें नाकाम हैं और नाकाम ही हो रही हैं। ये बच्चा कहता है कि 7 अक्टूबर से पूरी दुनिया के सामने इसराइल हम पर बमबारी कर रहा है, नस्ल कुशी पर तुला हुआ है, हमें भूखा मार रहा है, हमारे रिश्तेदारों को मार रहा है। पूरी दुनिया से वो झूठ भी बोल रहा है कि वो एक हमास से जंग लड़ रहा है, लेकिन हकीकत में वो हम पर हमले कर रहा है और हम मौत के मुँह में जा रहे हैं। हमारे माँ बाप मर रहे हैं। हम यहाँ पर अमन चाहते हैं, हम यहाँ पर तालीम चाहते हैं, इलाज, खाने के साथ साथ सारी चीज़ें जो हैं वो जो कि इंसान के लिए ज़रूरी होती है हम वो चाहते हैं, लेकिन हमें ये तमाम चीज़ें यहाँ पर नहीं रही हैं। और जो हालात हैं वो यही बता रहे हैं कि इसमें अब एक हल्की सी, जिसको आप कहते हैं कि उम्मीद की किरण शायद नज़र आई है कि 3 दिन के लिए शायद वहाँ पर कोई जंगबंदी की सूरत हाल सामने आ जाए। लेकिन जो असल स्टैटिस्टिक्स हैं वो तो ये हैं कि हर 10 मिनट में एक बच्चा, हर 10 मिनट में एक बच्चा वहाँ पर मर रहा है और तकरीबन 5,000 के करीब बच्चे वहाँ पर शहीद हो चुके हैं। और हमारी आंखें हैं कि बस सिर्फ़ और सिर्फ ये मंज़र देख रही हैं। हम उन लोगों में शामिल हैं कि जो कि तारीख़ के पन्नों पर जब तारीख़ लिखी जाती है तो हमने बहुत कुछ देखा है और उसमें सबसे बड़ा क्राइसिस ये क्राइसिस है जो कि हम देख रहे हैं। और इसके हवाले से हम ये भी देख रहे हैं कि जो भी इसके हवाले से आवाज़ बुलंद करता है उसकी आवाज़ को भी दबा दिया जाता है। तो बहरहाल ये तो थी कुछ फ़लस्तीन के हवाले से ख़बरें, और दुआ यही है कि अल्लाह ताला इन बच्चों पर रहम करे, इनके माँ बाप पर। ये जो भी लोग वहाँ पर हैं जो कि इसराइल की जारहियत का और इसराइल के जुल्म और बर्बरियत का सामना कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन पर रहम करे। वही कुछ कर सकता है, हमने तो कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं जी, और आपको कुछ क्रिकेट की दुनिया से ख़बरों की तरफ लेकर जाते हैं कि जी क्रिकेट की दुनिया में क्या हुआ है। क्रिकेट की दुनिया में जी आईसीसी ने वनडे प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी है और रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम जो कि बैट्समैन की पहली पोजीशन पर थे वो पोजीशन उनसे छिन गई है। तकरीबन 2.5 साल के बाद बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन से नंबर 2 बैट्समैन हो गए हैं और उनकी जगह आ गए हैं भारतीय ओपनर शुभमन गिल। शुभमन गिल जो है वो भी बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। यंग एज के अंदर उन्होंने डबल सेंचुरी भी स्कोर कर ली है और बैटिंग का स्टाइल भी उनका बड़ा अच्छा है, स्कोरिंग मशीन है वो। शुभमन गिल के जो रैंकिंग में 830 पॉइंट्स हो गए हैं तो वो पहले नंबर पर आ गए हैं और बाबर जो है वो 824 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। तकरीबन 2.5 बरस उन्होंने ये अपने पास एजाज़ रखा कि वो पहले नंबर पर रहे बैट्समैन की लिस्ट में, और अब शुभमन गिल आ गए हैं पहले नंबर पर, बाबर आजम आ गए हैं दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर हैं जी जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक।
और विराट कोहली भारत के वो चौथे नंबर पर हैं और डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन हैं वो 5वें नंबर पर हैं। अच्छा, बॉलर्स की जो लिस्ट है उसके अंदर भी तब्दीली आई है। बॉलर्स की लिस्ट में मोहम्मद सिराज जो है वो आ गए हैं भारत के बॉलर और वो आ गए हैं पहले नंबर पर। और इससे पहले शाहीन शाह अफरीदी थे जो कि पहले नंबर पर आए थे, लेकिन ये स्पॉट भी उनसे छिन गया है और अब मोहम्मद सिराज भारत के बॉलर ये पहले नंबर पर आ गए हैं। तो बड़ी तब्दीली आई है। आप देखते हैं कि आज तब्दीली क्या आती है, क्योंकि आज बहुत ही ख़तरनाक मुकाबला होगा और हमारा तो खैर मुकाबला ख़तरनाक होगा ही। कल हमने देखा कि इंग्लैंड जो है उसने हरा दिया नीदरलैंड को। इंग्लैंड को एक और जीत मिली इस टूर्नामेंट में और उन्होंने जो है वो अपनी कुछ इज़्ज़त रख ली है, क्योंकि इंग्लैंड को भी अब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है उसके लिए क्वालिफाई करना है। तो जो टॉप 8 टीम्स हैं उसके अंदर आना चाहिए इंग्लैंड को। तो इंग्लैंड ने कल जो है वो अपनी ये फतह अपने नाम की और अब वो ग़ालिबन 7वें नंबर पर आ गए हैं पॉइंट्स टेबल पर। अब पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो एक मुकाबला रह गया है और न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड का एक मुकाबला है पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान का मुकाबला है साउथ अफ्रीका से। देखते हैं कि कौन सी टीम ऐसी है इन तीनों में से जो आगे बढ़ती है और पहुंचती है सेमीफाइनल की दौड़ में। जो टॉप 4 टीम्स हैं उसमें कौन सी टीम आएगी, क्योंकि ये तीनों ही टीमें बड़ा ज़बरदस्त खेल पेश कर रही हैं। अफ़गानिस्तान ने भी सबको चौंकाया है। न्यूजीलैंड तो खैर शुरू के बहुत अच्छे 4 मैचेस उन्होंने जीते, फिर 4 मैचेस हारे, तो वो थोड़ी सी उनकी परफॉर्मेंस डामाडोल है। श्रीलंका, हम सब जानते हैं कि श्रीलंका की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, तो एक बहुत ज़्यादा चांस है इस वक्त न्यूजीलैंड के लिए कि वो ये मैच जीते और चला जाए सेमीफाइनल में। लेकिन आज जब मुकाबला होगा तो पता चलेगा। वो कहते हैं कि भाई क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब पता चलेगा कि आज क्या होता है जब न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें दोपहर 1:30 बजे आएंगी सामने एक दूसरे के और खेलेंगी और फिर देखते हैं कि ये जंग जो है वो कहाँ पहुँचती है। अच्छा जी, पाकिस्तानी आवाम एक तो खैर वो क्रिकेट मैच तो देख ही रहे हैं, लेकिन जब टेलीविज़न आप चलाते हैं तो बिजली खर्च होती है और बिजली के मामलात ऐसे हैं कि पाकिस्तानी आवाम के सर पर एक और बोझ डाल दिया गया है। हुकूमत ने 1 महीने के लिए बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट 40 पैसे का इजाफा कर दिया है। नेपरा ने बिजली महंगी करने का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है नेपरा की तरफ से और नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा जो है वो सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है और ये नवंबर के बिल्स में आपको आ जाएगा ये इजाफा नज़र और आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना ज़्यादा पैसा देना है। बिल में इजाफे का जो इतलाक है वो लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा, तो वो थोड़ी सी उनकी बचत हो गई है, लेकिन बाकी जो सार्फिन हैं वो सब बिजली ज़्यादा महंगी लेंगे और फ्यूल एडजस्टमेंट की वजह से ज़्यादा पैसे देंगे। नवंबर के बिल का इंतज़ार कीजिए। अच्छा, भारत भी एक चीज़ का इंतज़ार कर रहा है और भारत के हवाले से एक अहम खबर सामने आई है जिसके मुताबिक भारत को फैटफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल किए जाने का इम्कान है और ज़राए का कहना यह है कि मोदी हुकूमत जो है वो दहशतगर्द तंजीमों की माली मुआवनत के लिए गैर कानूनी कारोबार से फ़ंड इकट्ठा करती है। आलमी मालियाती निगरान इदारे की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक भारत में एक मुतशद्दिद इंतहा पसंद ग्रुप मुनज़्ज़म नेटवर्क्स के ज़रिए फ़ंड्स इकट्ठा करता है और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है FATF उसकी समाअत के दौरान भारत के जो जराइम हैं उनकी तवील फहरिस्त एक मंजर आम पर आई है और तहकीकात के लिए एक टीम भारत भेजी गई है, वो वहाँ पर तहकीकात कर रही है और भारत को अब जल्द FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाने का इम्कान है। और भारत की जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, नरेंद्र मोदी का नाम लेना भी बड़ा मुश्किल हो गया भाई, नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो दहशतगर्द तंजीमों को बड़े पैमाने पर माली मदद फराहम कर रही है। दुनिया भर में कई दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ हैं उसमें भारत मुलव्विस है, ये बात साबित हो चुकी है। पाकिस्तान में भी जो भी दहशतगर्दियाँ हो रही होती हैं उनमें से बहुत सारी ऐसी होती हैं कि जो कि भारत करवा रहा होता है। कुलभूषण यादव की मिसाल हमारे सामने है, वो यहाँ पर कोई चने बेचने के लिए नहीं आया था, वहाँ पर वो कोई रोज़गार की तलाश में नहीं आया था, यहाँ वो आया था जासूसी करने के लिए और उसने इतराफ़ भी किया है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट करने में काम कर रहा था। और भारत जो है उसका जो भी कच्चा चट्ठा है वो हमने कई मरतबा दुनिया के सामने पेश किया है और अब आहिस्ता आहिस्ता भारत का वो जो एक इमेज है एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी का, उसमें डेंट पड़ते जा रहे हैं और वो डेंट इन्होंने खुद डाले हैं, क्योंकि जो मोदी की हुकूमत है उसके जो काम है जो
वहाँ पर उन्होंने माइनॉरिटीज़ के साथ किया, जो उन्होंने कश्मीरियों के साथ किया, जो उन्होंने दुनिया भर में टेरर फाइनेंसिंग की है, वो टेरर फाइनेंसिंग भी है, ड्रग्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हैं, इस सारी एक्टिविटीज़ में भारत का नाम आ रहा है। और अब FATF, जिसके बारे में हमें बड़े ताने दिए जाते थे दुनिया की तरफ से कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आ गया है जी, ग्रे लिस्ट में आ गया है, सॉरी, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और FATF की, और देखें कितना गलत किया पाकिस्तान ने। तो अब भारत के साथ जब ये होगा तो फिर हम पूछेंगे भारत से कि ये क्या किया है। वहाँ तो यूरेनियम खुलेआम बिक रही होती है भाई, अजीब ही मामला चल रहे हैं। तो ये भारत की सूरत हाल है। फिर एक और ख़बर जो कि यमन से आई है, यमन के हूसियों ने अमरीकी ड्रोन तैयारा एक मार गिराया है, और यमन की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने वाला अमरीकी ड्रोन तैयारा था जो कि गिराया है इन्होंने, और तस्दीक कर दी गई है इसकी तरफ से, हूसियों की जानिब से तस्दीक इसकी कर दी गई है। ड्रोन तैयारे को यमन के साहिल के करीब गिराया गया था, और हूसी जो हुक्काम हैं उन्होंने अमरीकी ड्रोन तैयारा मार गिराए जाने की वीडियो भी जारी कर दी है। और अमरीकी ड्रोन तैयारा यमन की फ़िज़ाई हदूद में जासूसी सरगर्मियों की गर्ज से दाखिल हुआ था, और मारे गिराए जाने वाले अमरीकी ड्रोन की कीमत है तकरीबन कोई $16 मिलियन। ये $16 मिलियन का ड्रोन था, और इसको अमेरिका का बेहतरीन ड्रोन तैयारा शुमार किया जाता था जो कि मुसलसल 27 घंटे परवास कर सकता था, और तकरीबन 400 किलोमीटर फ़ी घंटा की इसकी स्पीड थी, और तकरीबन 1700 किलोग्राम गोला बारूद ले जाने की ये सलाहियत रखता है। तो अब इसको जो है वो मार गिराया है। तो ये उड़ने वाली चीज़ें जी जब आप भेजेंगे तो बहुत सारे ममालिक उनको मार गिराएंगे। हमारे यहाँ पे भी बड़े एक ज़माने में ड्रोन आते थे, और वो वक्त भी सबको याद है। अच्छा, उड़ने वाली चीज़ों से एक और ख़बर की तरफ आपको मैं लेकर जाऊँ जी। हवा में उड़ते हुए आपने ड्रोन तो देखे ही हैं, आपने हवा में उड़ते हुए जहाज़ भी देखे हैं, हवा में उड़ते हुए परिंदे तो सब नहीं देखे हैं, गुब्बारे देखे हैं आपने सब ने हवा में उड़ते हुए, लेकिन हवा में उड़ता हुआ मोटरसाइकिल, ये ज़रा वीडियो देखें। इस वीडियो में आपको नज़र आएगा कि जी ये एक मोटरसाइकिल है और इसके ऊपर एक शख्स बैठा हुआ है। ये सड़क पर चल रहा है या उड़ रहा है, इस पर बड़ी कन्फ्यूजन है। जिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखी वो कहते हैं कि भाई ये उड़ रहा है और ये चल नहीं रहा है, ये सड़क पर उड़ने वाला एक बाइक है। ये वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया पर। अमरीकी शहरी है, स्टार वॉर्स का जो किरदार है मैंडलॉरेन, उसका रूप धारे ये शख्स है जो कि उसके ऊपर बैठा हुआ है। और हैलोवीन के मौके पर ये वायरल वीडियो आई थी। उस शख्स ने अपनी मोटरसाइकिल को बेसिकली तब्दील कुछ इस तरीके से किया है कि इसके पहिए छुप गए हैं और वो सड़क पर चलने के बजाय ऐसा लगता है कि हवा में उड़ती हुई नज़र आती है। तो वो लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, बड़ा पसंद किया जा रहा है, बड़े दिलचस्प तबसरे कर रहे हैं लोग इसके ऊपर कि यार ये बड़ी कमाल चीज़ जो है वो बनाई है इस शख्स ने। अब देखें क्रिएटिविटी है ना भाई, क्रिएटिविटी जो है उसकी तो खैर कोई हद नहीं होती, और इंसान अपनी सोच से इंसान क्या क्या कर सकता है। ये बस असल चीज़ ये है कि आप किस तरीके से अपनी सोच को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें, इंटरेस्टिंग तरीके से इस्तेमाल करें, और उसके बाद आप अपनी क्रिएटिविटी दुनिया के सामने लेकर आए। दुनिया यकीनन उसको मानेगी, और दुनिया ने ज़ाहिर है मानना भी है, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। हर जगह जो है वो पता लग जाता है कि जी कौन क्या कर रहा है और किस तरीके से लोगों के साथ आप अपनी क्रिएटिविटी फैला सकते हैं। अच्छा, एक और मामला हुआ, और ये मामला है जी कुछ पाबंदी का। राशिदा तलेब, ये हम सब जानते हैं अमेरिकी सियासतदान हैं, कांग्रेस में अब US कांग्रेस ने इनके ख़िलाफ़ वोटिंग हुई। अब इनके ख़िलाफ़ वोटिंग क्यों हुई है, वो बेसिकली सिलसिला ये है कि इन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में बात कर दी, और अमेरिका जिसकी जो फर्स्ट अमेंडमेंट है जिसके आइन की, वो ये कहती है कि हर शख्स को अपनी बात करने का हक़ हासिल है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जिसकी ज़ुबानबंदी की जाएगी। यहाँ पर जब इन्होंने अपनी ज़ुबान खोली फ़लस्तीन के हक़ में, इसराइल की मुखालिफत में, तो US कांग्रेस के जो अरकान थे उनको बुरा लग गया, और US कांग्रेस वालों ने इनके ख़िलाफ़ वोटिंग की कि इस शख्स की ज़ुबानबंदी की जाए, राशिदा तलेब की ज़ुबानबंदी की जाए। और जब वोटिंग हुई तो 234 वोट्स के मुकाबले में इनको सिर्फ 188 वोट्स मिले, और यूँ कहिए कि एक तरीके से इनको सेंसर कर दिया गया है। हमारी जो नुमाइंदा हैं अमेरिका में सोबिया चीमा, उनसे हम पूछते हैं कि जी राशिदा तलेब ने क्या कहा था और राशिदा तलेब के साथ क्या हुआ है। जी सोबिया, बताइए।
जी बिल्कुल, अमरीकी अवान नुमाइंदगान की डेमोक्रेटिक रुकन जिनका नाम राशिदा तलीब है और वो कांग्रेस के वाहिद फ़लस्तीनी निज़ाद अमरीकी कानून साज हैं, इनकी जानिब से गज़ा में जारी इसराइली जारियत के खिलाफ बयानात को जो है वो बुनियाद बनाकर राशिदा तलीब के खिलाफ जो है ऐवान में एक तहरीक मंजूर की गई है। और उन्होंने जो गैर मुल्की खबरसां इदारा है उसके मुताबिक राशिदा तलीब पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुबैना तौर पर 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले से मुतल्लिक जो है वो झूठे बयानिए को फ़रोग दिया और इसराइल की रियासत की तबाही का तकाजा किया। इस बयानी पर इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक तहरीक जो है ऐवान में पेश की गई है और इस तहरीक की जो सरबराही है वो रिपब्लिकन नुमाइंदे हैं रिचर्ड मैककॉर्मिक, उन्होंने की है। हालांकि राशिदा तलीब ने हमास हमले की जो है बार बार जो है मजम्मत भी की थी और इसके साथ साथ जो है वो अमेरिका की इसराइल की मुसलसल हमायत पर भी शदीद तनकीद करती रही हैं, क्योंकि गज़ा में जो है वो इसराइली जारियत जो जारी है उसकी वजह से जो है वो 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इस तहरीक में ख़ास तौर पर जो है राशिदा तलीब के सोशल मीडिया की एक पोस्ट है जिसका हवाला दिया गया है और उस पोस्ट में उन्होंने ये लिखा है कि दरिया से लेकर समंदर तक जो है वो फ़लस्तीन आज़ाद होगा, चूँकि फ़लस्तीनी हमायती नारा है। इसके अलावा राशिदा तलीब के बारे में जो है वो डेमोक्रेटिक साथियों जो है उनके जो डेमोक्रेटिक नज़दीकी साथी हैं उन्होंने भी खासी नाराज़गी का इजहार किया, क्योंकि इन्होंने एक वीडियो पोस्ट में सदर जो बाइडन पर जो है वो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की हमायत का भी इल्ज़ाम लगाया था। जबकि मंगल के रोज़ जो ऐवान की कार्रवाई हुई उसमें तकरीर करते हुए राशिदा तलीब ने कहा कि वो यहूदियों के मुखालफत का जो इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है वो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि वो ऐवान में जो है वो वाहिद फ़लस्तीनी निज़ाद अमरीकी खातून है और अब जो है वो उनका नुक्ता नज़र पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। मैं आपको ये बताते चलूँ कि इस कार्रवाई के दौरान जो है वो राशिदा तलीब जो थी वो बार बार आपदीदा भी होती रही थी और इसी वजह से उन्होंने अपने खिताब में जो है वो काफ़ी जो है वो लंबे लंबे वक्फे भी लिए। इस मौके पर उन्होंने ये भी एक बात कही जो बड़ी अहम है, उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को जो है वो डिस्पोजेबल नहीं समझना चाहिए। ऐवान में मौजूद डेमोक्रेटिक नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा कि सदर जो बाइडन के हवाले से जो राशिदा तलीब ने अल्फाज कहे हैं उसकी वो सख्त मुखालफत भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये भी बताऊँ कि नुमाइंदगान ने यह भी कहा कि राशिदा तलीब के खिलाफ जो सरजनिश के हवाले से ये तहरीक चलाई गई थी ये इसको खासी कामयाबी नहीं मिल सकी और ये नतीजा खेज साबित नहीं हुई है। मैं आपको यहाँ ये बताते चलूँ कि इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, इस तरह की जो तहरीक होती है जिसमें सरजनिश वगैरह की जाती है, इसका कोई मखसूस जो है इसकी सज़ा नहीं होती है और ये माजी में भी बहुत कम इस्तेमाल की गई है, लेकिन अब हालिया कुछ अरसे में जो है ऐवान में इस तरह की जो तहरीक है उसके इस्तेमाल में इजाफा देखने में आया है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी सोबिया चीमा, हमें राशिदा तलीब के साथ जो कुछ हुआ अमेरिका में उनसे आगाह कर रही थी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। लंदन से एक खातून पाकिस्तान आई हैं और ये खातून जो है भाई कैमरा चलाती हैं और कैमरा चलाने की महारत इनकी ऐसी है कि इन्हें यूके में फ़ोटोग्राफ़र ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। साल की बेहतरीन फ़ोटोग्राफ़र इन्हें वहाँ पर करार दिया गया। इसके अलावा इन्हें बोर्न सर्वाइवर यूके अवार्ड भी मिल चुका है, जो कि उन लोगों को दिया जाता है कि जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं लेकिन वो अपनी तमाम स्ट्रगल्स को पीछे छोड़ देते हैं। जो भी मुश्किलात और मसाइब उनकी ज़िंदगी में होते हैं उनको पीछे छोड़ते हैं और अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। ये शख्सियत जिनका ताल्लुक अटक से था वो यहाँ पर अटकी नहीं, वो गई यूके और यूके में जाकर उन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी का काम करना शुरू किया और बड़ी ज़बरदस्त फ़ोटोग्राफ़ी करती हैं जी। उनकी फ़ोटोग्राफ़ी के कुछ नमूने साथ साथ आपके हमारी स्क्रीन पर चल रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी भी करती हैं, इवेंट्स की फ़ोटोग्राफ़ी भी करती हैं, ई कॉमर्स फ़ोटोग्राफ़ी भी करती हैं। हम बात करेंगे जी सुमैया शरीफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सुमैया? ठीक ठाक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। यूके से आप यहाँ आई हुई हैं, मौसम में कोई ज़्यादा तब्दीली तो आजकल नहीं लग रही होगी? एक्चुअली काफ़ी तब्दीली है। कैसे भाई? वहाँ तो सर्दी होती है, यहाँ पर भी आप सर्दियों का कुछ आगाज़ सा हुआ जा रहा है। वहाँ पे दिन में जो सर्दी होती है यहाँ पे अभी रात को है। अभी वो हाँ ठीक है, सही है। तो थोड़ा बहुत मामला जो है वो कुछ करीब करीब आ गया है। अच्छा जी, फ़ोटोग्राफ़ी सबसे पहले तो आपकी जो बेसिक डोमेन है उसकी तरफ हम आएंगे कि फ़ोटोग्राफ़ी की तरफ आप आई कैसे और कैसे आपने ये क्या जादू किया कि वो आपको कह रहे हैं फ़ोटोग्राफ़र ऑफ द ईयर? बेसिकली मैं जब यहाँ पे पाकिस्तान में रहती थी तो काफ़ी आर्टिस्टिक नेचर थी मेरी। अच्छा। मैं पेंसिल स्केचेस बनाती थी, मैं ऑयल पेंटिंग्स किया करती थी
तो जब यूके मूव हुए तो मैं अपने पेंट ब्रश और अपने पेंट साथ लेके गई। तो वहाँ नहीं मिलते थे, साथ लेके चले गए आप? पता नहीं था ना, पहली अच्छा, दफ़ा जा रही थी। तो एयरपोर्ट पे उन्होंने रोक दिया, उन्होंने मेरे पेंट नहीं जाने दिए। क्यों? ये क्या बात हुई? मे बी सिक्योरिटी रीजंस होंगी, जो भी होगा। तो जब मैं फिर वहाँ पे गई तो काफ़ी महीने तक जो है ये भी नहीं पता था मैं कहाँ से जाके लूँ, क्या करूँ, कि एक नई कंट्री है, अब्बू की तरफ से इजाज़त भी नहीं है पेंट्स की, तो फाइंड आउट कैसे करूँ, तो क्या करूँ। क्या कहा आपने? किसकी तरफ? अब्बू की तरफ से इजाज़त भी नहीं है पेंटिंग की? जी। ये क्या बात हुई? पेंटिंग वेंटिंग की तो अब्बू इजाज़त दे देते हैं नॉर्मली। मेरे अब्बू जी जो है वो चाहते थे कि मैं लड़कियों वाले काम ज़्यादा करूं। अच्छा। तो मैं उनका बेटा बनी, तो मेरा हमेशा लड़कों वाले कामों में ज़्यादा रुझान रहा। लड़कों वाले बहुत सारे काम सही नहीं होते, क्या करें भाई, लड़कों तुम्हें पता है। तो मैंने फिर क्या किया कि यूके में जब मैंने देखा कि पेंट्स का तो मेरा काफ़ी पीछे रहता जा रहा है, मैं वापस उस तरफ नहीं जा रही, तो मैंने कैमरा उठा लिया। अच्छा। तो मैंने कैमरे में पहले जो इस फील्ड में ऑलरेडी लोग थे उनसे थोड़ी अगली ट्रेनिंग ली। तो उस वक्त मुझे पता लगा कि ये थोड़ी सी ट्रेनिंग मेरे लिए काफ़ी नहीं है। सही। फिर मैंने जाके क्वालिफिकेशन ली। अच्छा। फिर मैं क्वालिफाइड फोटोग्राफर बनी। फिर वो भी मेरे लिए मुझे लगा कि इनफ नहीं है, क्योंकि जब मैंने जो क्वालिफिकेशन ली थी उन्होंने हमें सारा फिल्म कैमरा का सिखाया था, डार्क रूम में तस्वीरें कैसे डेवलप करनी है। और डार्क रूम का जो टाइम था वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग टाइम होता था। अच्छा। और जब वो तस्वीर मेरे आगे आती थी वो फीलिंग मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता होता था कि इसकी एक एक चीज़ मैंने खुद अपने हाथों से क्रिएट की है। लेकिन जब स्टडी फिनिश हुई और बाहर आए तो दौर डिजिटल का हो चुका था। बिल्कुल। तो अब इस पढ़ाई का क्या करें, जो कि सारी की सारी एनालॉग है। तो फिर फर्दर ट्रेनिंग्स की डिजिटल ट्रांजिशन के ऊपर, एंड काफ़ी जो ज़्यादा मार्केट के प्रोफेशनल लोग थे उनसे मैंने मास्टर क्लासेस ली, आगे बढ़ी। तो वो शुरू कहाँ से किया आपने फोटोग्राफी करना एक्चुअल प्रोफेशनल? शुरुआत मैंने वेडिंग फोटोग्राफी से की। ज़बरदस्त। ठीक है। जो मैंने पहली वेडिंग कवर की थी, मुश्किल काम होता है वो। वाकई में काफ़ी था। तो जो पहली वेडिंग की थी मेरे लिए पहली वेडिंग ही बहुत चैलेंजिंग थी, क्योंकि जो मेरा मेल था वो अफ्रीकन था और जो मेरी फीमेल ब्राइड थी वो मेरी वाइट थी। तो जो वो उस कंट्रास्ट को जो बैलेंस करना था वो, क्योंकि जब आप लाइट आपकी तस्वीर, जो लाइट स्किन पीपल होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो डार्क स्किन पीपल होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इट वाज फ्रॉम द फर्स्ट वेडिंग इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग वेडिंग। उसकी तस्वीरें जब उन्होंने देखी तो ये तो नहीं कहा उन्होंने कि ये तो हम नहीं लग रहे भाई? नहीं, एक्चुअली वो तस्वीरें बहुत अच्छी आई थी एंड दे वर वेरी वेरी हैप्पी। उनके ख़ानदान में फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा और मज़ीद वेडिंग्स कवर करने को मिली। ज़बरदस्त। तो इस तरह से मेरे वेडिंग फोटोग्राफी का वेडिंग के बाद कौन सी डोमेन में आई आप? वेडिंग के बाद मैंने फैशन को एक्सप्लोर किया। ओके। एंड आई मस्ट से आई रियली एंजॉय फैशन, क्योंकि फैशन की एक एक छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक इट इज़ योर ओन क्रिएटिविटी। आप सोचते हो आपने लाइटिंग का इस्तेमाल कैसे करना है, आप सोचते हो कि आपने प्रॉप्स कैसे रखने हैं, आप बेसिकली यू शो द वर्ल्ड योर ओन इमेजिनेशन। तो ये जो अवार्ड था जिस पे जो आपको फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, ये किसकी तरफ से दिया गया था? ये वहाँ पे यूके में काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अवार्ड्स वगैरह के सेरेमनीज वगैरह करती हैं। तो वहाँ पे एक है इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड्स के नाम से। तो उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि मैं नॉमिनेट हुई हूँ या कुछ भी। ये वाज ऑन अ वोटिंग बेसिस। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि मैं उनका इवेंट कवर करूँ। अच्छा। और मैं वहाँ पे इवेंट कवर कर रही थी, तो एकदम से अनाउंसमेंट हुई सुमैया शरीफ की फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, और मैं वेट कर रही हूँ कि सुमैया शरीफ कब आएगी। हाँ जी। और फिर एकदम मुझे रियलाइज़ हुआ कि सुमैया शरीफ तो मैं हूँ। तो फिर मैंने छलांग मारी, अपना कैमरा साथ अपनी टीम को दिया, मैंने कहा बाकी कवरेज आप लोग करो और मैं तो अवार्ड लेने चली हूँ। हाँ जी। तो इट वाज अ क्वाइट प्लेजरेबल मोमेंट फॉर मी। अच्छा, अब एक फोटोग्राफर, अच्छा फोटोग्राफर जो है उसके अंदर क्या 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए? हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आजकल कैमरा उठाते हैं और कहते हैं मैं फोटोग्राफर बन गया।
ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए भाई, देखो जबरदस्त। जहाँ पे आप समझते हैं कि आपने सब सीख लिया, वहाँ पे आपकी ग्रोथ रुक जाती है। उन्होंने कुछ सीखा नहीं होता, उन्होंने कैमरा लिया होता है अच्छा सा बस। वो कह रही हूँ कि वो क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। आप कभी भी अपनी ग्रोथ पे रोक नहीं लगा सकते ये समझ के कि आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। क्या 3 क्वालिटीज ऐसी होनी और एक तो आपकी फ्रेमिंग, आपका जो कंपोजिशन है उसके लिए आपके आई का होना ज़रूरी है। अगर जो फोटोग्राफर्स हैं वो ये आपके सामने जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये मैं डिसाइड करूंगी कि इसमें से मैंने फोकल पॉइंट व्यूअर को क्या देना है। तो आपका वो इमेजिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, कंपोजिशन का होना ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब तक लाइट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि कैसे आपके सब्जेक्ट पे कैसे वो लाइट आ रही है और वो कौन सी डिटेल्स को क्रिएट कर रही है, उसमें से कौन सी डिटेल्स को आपने उजागर करना है और कौन सी डिटेल्स को आपने मिनिमाइज करना है, इसका पता होना आपके लिए ज़रूरी है। सही। तो फिर तीसरा जो है, अपने इक्विपमेंट को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक आप अपने इक्विपमेंट की लिमिटेशंस को नहीं समझेंगे, आप उस वक्त तक मास्टरपीस नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप डरते हुए काम करेंगे कि मैं ये यहाँ से मैं ISO को बढ़ाऊंगा तो कहीं ग्रेन ना आ जाए, अगर मैं कम रखूंगा तो कहीं बहुत ब्लेंड ना हो जाए, अगर मैं फ्लैश को यूज कर रहा हूँ तो इमेज फ्लैट ना हो जाए। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सुन रहे हो है भाई, कैमरामैन हो हमारे, सुन रहे हो, इनकी जरा ट्रेनिंग करवा दीजिएगा। मुझ पे लाइट अच्छी नहीं आती, मैं अच्छा नहीं दिख रहा होता हूँ। मुझे कई लोगों ने कहा है कि आप अच्छे नहीं लग रहे टीवी पर। अरे मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रही थी, क्वाइट हैंडसम लग रहे थे। नहीं वो मैं मजीद चाह रहा हूँ, बेहतरी चाह रहा हूँ मैं भाई, ये करना है आपने। अच्छा फाइनली एक और चीज़ मैं चाहूँगा कि जो आपकी एक लॉन्ग टर्म इलनेस है उसके बारे में भी हमारे लोगों को बताएं कि भाई कोई भी इलनेस हो, इंसान उसको पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। जी, मैं फाइब्रोमाल्जिया से सफ़र करती हूँ, विच इज़ ये बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की है, डिजीज़ तो नहीं कह सकते, इसे कंडीशन है। इसमें मोस्ट ऑफ टाइम जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो आपके बॉडी के खिलाफ काम करता है। अच्छा। और वो आपके बीमारियों को फाइट करने के बजाय आपकी बॉडी को अटैक करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक नॉर्मल बंदा 1 घंटा काम करके जो थकता है, तो हम फाइब्रोमाल्जिया के पेशेंट विद इन 5 मिनट उतना थक जाते हैं। तो उसके बावजूद आप इतनी लंबी लंबी शादी की वेडिंग्स की फोटोग्राफी और ये सब कर लेती हैं? अगर मैं हॉस्पिटल बेड पे होंगी, आप कैमरा मेरे हाथ में देंगे और कहेंगे कि ये करने वाला है, मैं उठ खड़ी होंगी। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। इसको कहते हैं पैशन। वाकई में मेरे में इस चीज़ को लेके पैशन बहुत ज़्यादा है। ये बीमारी आपको इतना लिमिटेड कर देती है कि टाइम टू टाइम मैं व्हील चेयर पर आ जाती हूँ। बहुत से टाइम मुझे व्हील चेयर के ज़रिए ही A to B जाना पड़ता है। अच्छा। जिमर फ्रेम मेरी गाड़ी में मोस्ट ऑफ टाइम होता है कि कहीं पे भी मेरे मसल्स वीक हो जाते हैं कि मैं बगैर सहारे के चल नहीं सकती। और फाइब्रोफोग होता है, जिसमें आप बात कर रहे हैं, मैं आपके अल्फाज भी समझूंगी, मुझे पता भी लगेगा कि आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात सेंस क्या कर रही है या उसकी अच्छा, ये नहीं पता उसकी सेवेरिटी कितनी है वो मैं ऑब्जर्व नहीं कर सकूंगी। तो ये सारी चीज़ों के साथ इन चीज़ों को लेके आगे चलना बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उस इस चैलेंजेस में मैंने एक्चुअली पाकिस्तान के ऊपर ब्यूटी एंड कल्चर के, पाकिस्तान का जो ब्यूटी एंड कल्चर है, इसके ऊपर मैंने बुक भी शुरू की। और मैं जितनी दफ़ा पाकिस्तान आती हूँ, मैं कुछ शहर भी कवर करके जाती हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा जो है स्ट्रगल है, क्योंकि ना इधर मेरे पास व्हील चेयर होती है, व्हील चेयर मैं चलाऊँ कहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत जगहों पर रैम्प्स भी नहीं है, बहुत मुश्किल। तो मुझे अपनी गाड़ी में सारे इंतजामात रखने पड़ते हैं कि मैं थक जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी। तो इन सारे चैलेंजेस को मुझे पहले से देखना पड़ता है। और फिर उनके सारा प्रेप करना पड़ता है। लाइक आप लोग एक चीज़ सोचते हैं और आप कर जाते हैं, मुझे पहले दिमाग में करनी होती है, फिर मुझे रियल में करनी होती है। हमारी दुआ है कि ये आपकी जो स्ट्रगल्स हैं उनको आप जितना पीछे छोड़ चुकी हैं उससे और बहुत पीछे छोड़ें, और जितना आप आगे जा चुकी हैं उससे और बहुत आगे जाएं और बहुत आपको तरक्की मिले, और अल्लाह ताला आपकी जो छोटे छोटे जो मामला हैं आपकी ज़िंदगी के, उनको ख़त्म करें। और हम फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से मिले जी, ज़बरदस्त। कुछ मेरी भी ज़रा प्रोग्राम के ज़रा 1-2 तस्वीरें खींच दीजिएगा, शायद अच्छी आ जाएँ भाई, आपके हाथों में कोई जादू हो
आप कहते तो मैं कैमरा जरूर बस लेके आता। चले रिश्ता फोटो खिंचवाऊंगा मैं, रिश्ता फोटो अब आपसे। बिल्कुल, no थैंक यू जी, problem. बहुत शुक्रिया Thank you. भैया। नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की, मुस्तरब रूह के मालिक, तख़य्युल की गैर मामूली वुसअत के हामिल और तारीख़ का गहरा इदराक रखने वाले अल्लामा इकबाल, जिनका आज यौम पैदाइश है, जिन्होंने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। फ़ोन कॉल्स हम आपकी लेंगे और आपसे भी बात करेंगे इकबाल का कौन सा शेर ऐसा है जो कि आपको लगता है कि आपके दिल के करीब है। वैसे तो इकबाल की हर बात ऐसी है कि जो कि वाकई सोने के हरूफ से लिखी जाने के काबिल है। मुसलमानों को, नौजवानों को शाहीन के इस्तारे में उन्होंने समोया, इश्क की अक्ल पर बरतरी का बार बार जिक्र किया, एहसास कमतरी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने खुदी का एक ताकतवर सबक दिया और खुदी का ये सबक उनकी शायरी में हमें बार बार नज़र आता रहा। तू राज़े कुन फ़क़ा है अपनी आँखों पर आया हो जा, तू राज़े कुन फ़क़ा है अपनी आँखों पर आया हो जा, खुदी का राजदां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। खुदा का तर्जुमा वो शख्स होता है, वो तर्जुमान होता है खुदा का, जो कि खुदी का राजदान होता है। खुदी वो बहर है कि जिसका कोई किनारा नहीं, तू आब जो उसे समझा अगर तो चारा नहीं। फातिमा साहिबा हैं जी, कश्मीर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए जी। अल्लामा इकबाल पढ़ लिया आपने इकबाल को? जी जी बिल्कुल। आज इकबाल लिए पर मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहूँ। फरमाइए फरमाइए, बिल्कुल आपके लिए तो वो शेर है कि ज़माना अब भी नहीं जिसके सोच से फारग, मैं जानता हूँ वो आतिश तेरे वजूद में है। बिल्कुल, वाह। तेरी ज़बान न जनेवा में है न लंदन में, फिरम की रगे जहाँ यहूद में है, पंजाइया पंजाब यहूद में। अल्लामा इकबाल की दूरअंदेशी पर एक कुर्बान चाहिए। आज से बहुत साल पहले उन्होंने इन चीज़ों की निशानदेही की थी जो आज हम दुनिया में देख रहे हैं। अब ये सूरत हाल है कि तिरंग के साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि आलम इस्लाम और खास करके आलम अरब की रगे जहाँ जो है वो पंजाब यहूद में है। ये फ़लस्तीन पर हम सब का दिल जो है वो गम से निढाल है, और जो भी कुछ हो रहा है फ़लस्तीन में, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि यहूदी मुसलमानों की दुखती रग पर पैर रखकर देख रहे हैं कि कहीं कोई वजूद बाकी तो नहीं है, कोई आतिश बाकी तो नहीं है हमारे वजूद में, मुसलमानों के वजूद। और वजूद तो बिल्कुल बाकी तो नहीं है, मुझे तो कहीं वजूद नजर नहीं आ रहा। जाल में फंस चुके हैं कि आधों का तो ज़मीर ही मर चुका है, और जिनका थोड़ा बहुत जिंदा है वो अपनी नाकामियों और कमजोरियों की दगदग से बाहर ही नहीं आ रहे। तो गुलामी की इकबाल का एक शेर जो है वो मैं अर्ज करना चाहूंगी जी कि कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कि कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, तो क्या गर्दों था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। बिल्कुल, ये इकबाल ने नौजवानों को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है। बस सिर्फ़ और सिर्फ मामला ये है कि नौजवान इकबाल को पढ़ लें और समझ लें, ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा, आपने प्रोग्राम में कॉल की। ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने का इकबाल ने रास्ता बताया, और वो रास्ता आज भी जो लोग जिनका ज़मीर सोया हुआ नहीं है, जिनका ज़मीर मुर्दा नहीं है, उनके लिए वो रास्ता रोशनी का रास्ता है। इकबाल ने कहा था ना कि ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, ग़ुलामी में न काम आती हैं न शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। अपने आप पर यकीन रखना ज़रूरी है, अपने खुदा पर यकीन रखना ज़रूरी है, और फिर ग़ुलामी की ज़ंजीरों को इंसान काट पाने के काबिल होता है। अगर आप ग़ुलाम हो, ग़ुलाम ज़हनियत हो अगर आपकी, तो चाहे आपके पास एक आज़ाद मुल्क भी हो, आपको लगेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते। और शायद हमारा हाल आज ऐसा ही है कि हम एक आज़ाद मुल्क होने के बावजूद जो हमारी जो ज़हनी ग़ुलामी है उससे काश हम आज़ाद हों, तब हमें पता चलेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पोटेंशल है। फिर अल्लामा इकबाल ज़ाहिर है मग़रिब में उन्होंने तालीम हासिल की, PhD किया जर्मनी से,
तो इसीलिए प्रोग्राम के आगाज़ में मैं कह रहा था कि मशरिक़ व मग़रिब दोनों ही इकबाल के मानने वाले हैं। तुर्की चले जाएँ, ईरान चले जाएँ, मुख्तलिफ़ ममालिक में आप जाकर इकबाल की जो शायरी है, उनका जो फ़लसफ़ा है, शायरी से फ़लसफ़े की तरफ जो उनका सफ़र है उसको अगर पढ़ा जाए, जो उनकी थॉट्स रिलीजन पर थी उनको अगर पढ़ा जाए, इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उन्होंने अपनी शायरी में इसके ऊपर बात की। तो अल्लामा इकबाल एक ऐसी शख्सियत थे कि जिन्होंने ये हमें बता दिया कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मग़रिब में रहते हुए वो जान गए थे कि क्या मामला है मग़रिब का और मशरिक़ के क्या कमियां हैं और कैसे मशरिक़ अपनी कमियों को पूरा कर सकता है। उमरदीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है सर? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जनाब फरमाइए, क्या कहेंगे अल्लामा इकबाल के हवाले से? सर मैं ये शेर सुनाना चाहूँगा, जी। मोहम्मद से वफ़ा तूने। ये तो मैंने सुना दिया अभी भाई, अब ये तो आप रिपीट कर रहे हैं। जी मैं भी यही सुना रहा था अभी। अच्छा चलो, मैं तो अब तो कोई और सुना दे ना। और तो एक जो था दूसरा शेर, वो थोड़ा मुझे बना, एक कोई लाइन याद होगी, बाकी मुकम्मल तो याद नहीं। बताएं, सुनाएं। मना वो कोई नौजवानों पे के मना जो वो मना नौजवानों के लिए बड़ी शायरी की है। बिल्कुल, एक उनका शेर था, सितारों से आगे जहां और भी हैं, जी अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये भी याद होना चाहिए हर एक को। चले वो की मोहम्मद वाला ही सुना दीजिए, वो भी बड़ा हैं माशाल्लाह, हम पसंद करते हैं आपके प्रोग्राम को। बहुत शुक्रिया आपका। आज आपको लगता है कि अल्लामा इकबाल जो चाहते थे हमारी कौम वहाँ पहुँच गई है? बिल्कुल हाँ, शऊर तो है शऊर है। जी बिल्कुल। चले, ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है कि जी हमारी कौम में शऊर है, उस शऊर का इस्तेमाल होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया उमर साहब, सिंध से हमें कॉल कर रहे थे। अल्लामा इकबाल ने कहा था, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तुम मुसलमान भी हो। ये मामला बड़ा ख़तरनाक है कि मुसलमान जो बटे हुए हैं मुख्तलिफ़ कबीलों में, फ़िरक़ों में, ज़ातों में, ये मामलात जो हैं अल्लामा इकबाल ने हाईलाइट किए थे। और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तुम हर नाम से पुकारे जाते हो, हर कबीले के साथ, हर अपने जो ग्रुप है उसके साथ तुम जब कनेक्ट होते हो तो तुम्हें उस पर फ़ख्र होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या तुम्हें मुसलमान भी बनाती हैं? क्या तुम अपने आप को दीन इस्लाम से भी उसी तरह जोड़ते हो जैसे तुम अपने बाकी जो तुम्हारे मामलात हैं उनसे जोड़ते हो? काशिफ साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, फरमाइए। सर चीचावतनी से टीचर बोल रहा हूँ, मोहम्मद काशिफ चिश्ती। सर आपका तो बड़ा अहम काम है सर, टीचर हैं आप। आपकी मोहब्बत है सर। सर इकबाल ने जो अपना फलसफा खुद ही पेश किया ना, तो सैयद नज़ीर नियाज़ी फरमाते हैं कि मैंने इकबाल के पास गया तो मैंने लोगों से सुना था कि उन्होंने अपना फलसफा खुद ही जो है ना ये नीचे से कोड किया है। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके फलसफा खुद ही की सोर्स क्या है? उन्होंने कहा कि वो सामने आपके जो अलमारी के अंदर बुक पड़ी हुई है वो जरा उठा के लाएं। तो मैं जब वहां पर गया तो मैंने देखा कुरान करीम था। उन्होंने कहा सूरह हशर निकाल लो। मैंने सूरह हशर निकाली तो आखिरी रुकू मुझे पढ़वाया। और इकबाल कहते हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाता है कि जो इंसान अपनी खुदी को बुला देता है, अपने आप से बेखबर हो जाता है, वो अपने रब को नहीं पहचान सकता। और जो अपने रब को नहीं पहचानता उसका शुमार फास्कों फाजरों में हो जाता है। तो ये जरूरी है कि हम अपनी खुदी को पहचानें। जब तक हम अपने आप को पहचान नहीं सकेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे इंसान किस तरह से अशरफुल मखलूक है और किस तरह से अल्लाह ताला ने जो अहकामात बताए हैं उन पर अमल करना है। और अल्लाह ताला क्या है, जो अपने खुदा को नहीं पहचानेगा वो किसी चीज को नहीं पहचानेगा। बिल्कुल सही बात है। आज बस जरूरत का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी तो इकबाल ने ही कहा था ना। जी बिल्कुल, खुद ही है तय फिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर फरमाते हैं गा मेरी निगाहे तेज चीर गई दिले वजूद, गा उलझ के रह गई मेरे तोहमात में। कभी तो मेरी निगाहे तेज जो है ये आसमानों को चीर देती है और कायनात के तमाम राज जो हैं वो मुझ पर फाश हो जाते हैं। और कभी मैं अपने आप में उलझ जाता हूँ, मैं जान ही नहीं पाता कि मैं क्या हूँ और मेरी असलियत क्या है। लेकिन फिर वही बात है कि देखें इकबाल जो है वो अपने कश्ते वीरां से नाउमीद नहीं थे, तो वो नाउमीदी जो है वो हम में बहुत मर्तबा आ जाती है। लेकिन हमें
अपने इन नौजवानों से और अपने इन जवानों को बिल्कुल मतलब हमने ये सोचना है कि ये जवान ही हैं जो कि सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जवानों को पीरों का उस्ताद इकबाल ने ही करार दिया था। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, मोहम्मद काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। बात हो रही थी शायर मशरिक जनाब अल्लामा इकबाल की, और अल्लामा इकबाल के हवाले से हम बात ये कर रहे थे कि इकबाल अपनी कश्तवीरा से नाउम्मीद नहीं है, और ये नाउम्मीदी बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में तो हमारे सामने आ जाती है। हमें लगता है कि शायद कुछ बेहतर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो जो उम्मीद का दामन है उसको हाथ से न छोड़ा जाए और मिट्टी को ज़रा नम किया जाए, तो फिर उस मिट्टी से कोंपलें भी फूटेंगी और दीदावर भी पैदा होंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब असगर नदीम सैयद साहब, पाकिस्तान के मशहूर ड्रामा निगार, दानश्वर, शायर और तालीम के शोबे से भी वाबस्ता बहुत सारे लोग जो कि हमारी नस्ल के हैं और जो पिछली नस्ल के हैं, दोनों तरह के लोग, दोनों एज ग्रुप्स के लोग आपके नाम से और आपके काम से वाकिफ़ हैं। इनसे जानेंगे कि इकबाल हमारे लिए क्या थे और क्या हो गए। अस्सलाम वालेकुम असगर नदीम सैयद साहब। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप तालीम के शोबे से भी वाबस्ता हैं और नौजवानों से भी आप ज़ाहिर है इंटरेक्शन आपकी होती रहती है, और फिर जब आप लिखते हैं तो वो जो हमारा सोशल फैब्रिक है पूरा वो सामने आ जाता है। अगर मैं आगाज़ अपनी गुफ्तगू का कुछ इस तरह करूं कि वो जो आपने कहा था ना कि अभी कुछ दिन लगेंगे, तो बाज़ औक़ात लगता है कि बहुत देर हो गई है। हम उस मंजिल की तरफ जो इकबाल ने हमारे लिए चाही थी, सोची थी, उसकी तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन शायद अभी कुछ दिन लगेंगे। और कितने दिन लगेंगे ख्वाबों की ताबीर होने में? देखिए, कौमों के काफ़िले कई मंजिलें मारते हैं, बहुत सफ़र तय करते हैं, फिर कहीं जाकर एक नखलिस्तान दिखाई देता है। तो ये तो रास्ते की अपनी मंतक है, लेकिन जहाँ तक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी हमारे हमराह भी है और हमारी निगहबान भी है, तो इस हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि अल्लामा की फ़िक्री जहतें और तख्लीकी शऊर और तख्लीकी मिजाज एक सदी पर मुहित है। इस एक सदी में हमारी तरबियत किरदार की सतह पर भी हुई है, इज्तिमाई मुआशरे की सतह पर भी हुई है, और इसी हवाले से हम एक मुस्लिम उम्मा की शक्ल में भी हमने अपना रूप लेने की कोशिश की है। तो अल्लामा साहब ने कोई एक पहलू से हमारी रहनुमाई नहीं की, यानी फ़लसफ़ियाना सतह पर ज़िंदगी को जानना भी एक फ़र्द की मेराज होती है। तो हमारा निगहबान तो हमारा मज़हब है, हमारा कुरान पाक की तालीमात हैं, और हज़रत अल्लामा ने वहीं से रोशनी ली और वहीं से वो अहकामात लिए जिनको उन्होंने शायरी का रूप दिया। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम गहराई के साथ हज़रत अल्लामा के कलाम का मुतालिया कर लें और हम जान लें कि उनका विज़न क्या था, उनके आगे कितने उफ़क़ थे, और उन उफ़क़ के साथ जो अलूम फ़लकियात है या अलूम दुनिया है, उन सब की पहलू अगर हम गौर करें तो हमारी बेहद रहनुमाई के रास्ते खुल जाएंगे। इसी तरीके से जो आपने बात की कि नई नस्ल से मेरा राब्ता 50 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, अल्लाह का शुक्र है कि मुसलसल इसमें कोई रुकावट नहीं आई, और मैं आज भी उस फिक्र से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं जानता हूँ कि नई नस्ल में जो टैलेंट है या जो उनके अंदर एक उमंग है, उसको अगर अल्लामा साहब के कलाम से रूशनास करा दिया जाए तो एक बड़ी वाइब्रेंट कौम और वाइब्रेंट नस्ल हमें मिल सकती है, जिससे हमें उम्मीदें हैं। तो मैं समझता हूँ आज का दिन बेहद अहम है, जैसे कि आपने शुरू में कहा।
अच्छा, आप चूँकि ज़ाहिर है फिल्म और ड्रामा ये आपका खासा है और यही चीज़ आप पढ़ाते भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो जो एक, जैसे इकबाल ने कहा था ना कि वो जो दीदावर है वो बड़ी मुश्किल से पैदा होता है, वो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं वो आपको नज़र आती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों से अब जब मैं बात करता हूँ तो आजकल के हालात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम तो चाहते हैं कि बस इस मुल्क से चले जाएं, और नंबर्स भी हमारे सामने आते रहते हैं कि जी लोग माइग्रेट कर रहे हैं, बड़े बड़े वो लोग ब्रेन ड्रेन जिसे कहा जाता है कि ऐसे लोग के जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़े अच्छे पेशों से वाबस्ता हैं वो भी यहाँ से जाना चाहते हैं, और वो लोग जो कि मजदूर पेशा तबका है वो भी कहता है भाई चलो हमें यूएई में मुलाजमत मिल जाए, हम निकल जाएं यहाँ से। तो वो जो दीदावर है वो तो सारे बाहर चले जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी नस्ल, मेरी नस्ल या मुझसे भी पहले की नस्ल की कोताही है, ये मैं मानता हूँ, मानना पड़ेगा। और इस कोताही का ताल्लुक हमारी दरसगाहों से भी है। हज़रत अल्लामा भी दरसगाहों से मुतल्लिक थे। वो हाइडलबर्ग से तालीम भी पाई, कैम्ब्रिज से भी पाई, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से भी पाई, और वो खुद एक लिहाज से फ़लसफ़ियाना मिजाज के साथ ज़िंदगी को देखना चाहते थे, देख रहे थे, और उसके असरात उस वक्त हमारी कौम को छोड़े पूरे हिंदुस्तान पे मौजूद थे। और फिर रफ्ता रफ्ता जो तब्दीलियाँ समाज में आईं पार्टीशन के बाद, उसने किसी हद तक मायूसी पैदा की। उसमें हमारी वो नस्ल भी है जो दुनियावी तौर पर मसरूफ़ हो गई लूट मार में, जो दुनियावी तौर पर अपनी खुदगर्जी की बुनियादों पर जिसने तरक्की करना चाहिए, जबकि तरक्की एक आदमी की नहीं होती, तरक्की कौमों की होती है, मुआशरों की होती है और समाज की होती है। बिल्कुल, हमने उस तरफ तवज्जो नहीं दी, और उसमें हमारी दरसगाहों का, यूनिवर्सिटीज़ का, इदारों का, मैं भी तो टाट पे पढ़ा हूँ ना, मेरे जैसे भी तो और हैं ना जो माशाअल्लाह कहीं ना कहीं पहुँचे हैं। और हमने कभी गिला नहीं किया कि जी हमें बहुत ही बेहतरीन स्कूलों में डाला जाए, हमें तो टीचर चाहिए, हमें इमारत नहीं चाहिए। तो हम तो उस लगन से आए। अब हुआ क्या है कि दौलत की दौड़ लगी, उसमें तबकाती फ़र्क पैदा हुए, उसमें एक तबका ऊपर चला गया, दूसरा जो है नीचे चला गया, और फिर उसकी बुनियाद पर जो दो तरह का निसाब आया उसने हशर डाल दिया। फिर उसने एक ये भी कायदा कानून बनाया कि जिसके हाथ में दौलत है उसके पास सारा इख्तियार है, इक़्तिदार है। तो हमारे ताजिर जब असेंबलियों में बैठ गए तो उन्होंने तो तिजारत ही करनी थी ना, तो हम उनसे क्या गिला करें, वो तो थे ही ताजिर। तो ताजरों का मुआशरा जब आप बनाएंगे तो एक अमीर हो जाएगा, दूसरा गरीब हो जाएगा। तो मीर तकी मीर का शेर याद आता है, कहा गया था, और 1800 कुछ में कहा वो शेर, आज मानी दे रहा है, अमीर ज़ादों से दिल्ली के मत मिलो ए मीर, कि हम गरीब हुए हैं उन्हीं की दौलत से। तो जिनकी दौलत से हम गरीब हुए हैं तो वो तो हमारे सरों पे बैठे हैं, वाह वाह वाह। उनको तो हम अपना मुक्तदर तबका मानते हैं। तो ये शऊर इकबाल ने दिया। मैं अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं कर रहा, इकबाल ने ही ये शऊर दिया था कि दुनियावी आसाइशों की बजाय आप अपने किरदार को, आप अपनी शख्सियत को तामीर करें। और शख्सियत की तामीर है क्या? वो यही है कि इजी मनी, इजी टेम्पटेशन में मत आओ, बुलंद अखलाकी मेयार पैदा करो। तो हमने कौन से बुलंद अखलाकी मेयार पैदा किए हैं भाई? ये तो आपके सामने है। कतार हम तोड़ते हैं, हम दूसरे का हक मारते हैं, हम सब कुछ करते हैं। तो भाई ये वो मौका है कि जब एक दफ़ा झांकना चाहिए इकबाल के कलाम में। बिल्कुल। अब वो जो आपने कहा ना कि ताजिर जब हमारे ऐवानों में बैठ जाएं तो फिर हर चीज़ का पैमाना, तोलने का पैमाना फिर सूदो ज़िया ही होगा, और वही हमारे सामने आ रहा है। अच्छा, एक और जहत जो है मीडिया की जहत है। अब इस मीडिया की जहत पे
हम हर शख्स अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में टेलीविज़न तो देख रहा होता है, लेकिन अल्लामा इकबाल पर हमारा जो अलमिया है वो यही है कि हमने अल्लामा इकबाल को याद करना होता है 9 नवंबर को, और उस पर हम 15-20 मिनट जो है वो कुछ गुफ्तगू करके, वो परेड दिखाकर, वो क्या जो मज़ार पर तब्दीली होती है गार्ड्स की, वो दिखाकर हम समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ अदा हो गया। हम इस कोताही में क्यों पड़ गए? हमने चले जिन्ना साहब पर तो, कायदे आज़म पर तो ड्रामे भी बना लिए, फिल्म भी बन गई, ज़ाहिर है वो भी कम है, लेकिन इकबाल को तो हमने बिल्कुल ही इग्नोर किया हुआ है। देखिए, इकबाल पर एक बार ईरानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के इश्तराक से मेरे हवाले से एक कोशिश की थी कि हम एक मुश्तरक सीरियल बनाएं जो फ़ारसी में भी, उर्दू में, लेकिन फिर वही ब्यूरोक्रेसी। सो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो आपने बात की है मैं उसको तो ज़रूर आगे बढ़ाऊंगा। वो ये है कि देखिए, हमारे पास अल्लाह का दिया निज़ाम है कुरान पाक, उसमें जितने अलूम हैं, अगर हम सिर्फ उनको ही देखना शुरू कर दें तो हम दुनिया में साइंसी तौर पर, इक्तसादी तौर पर और अखलाकी तौर पर कहीं ऊपर चले जाएं। लेकिन हमने कुरान पाक को तबर्रुक के तौर पर, बरकत के तौर पर तो रखा है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया, उसको खोल के नहीं देखा कि वो हमें कह क्या रहा है। वो तो हमें ये कह रहा है कि पहाड़ों के अंदर का इल्म हासिल करो, वो तो कह रहा है समुद्रों की तह में जाओ और वो इल्म हासिल करो, वो तो कह रहा है कि इंसानों को समझने के लिए आपको उनके करीब जाना पड़ेगा। वो तो पता नहीं क्या कह रहा है, फलकियात का पूरा दर्स दे रहा है। तो हमने क्या किया? हमने सिर्फ वो इल्म हासिल किया जो पैसे का इल्म था, तिजारत का इल्म था। हमने ओशनोलॉजी का इल्म हासिल किया? नहीं किया। हमने जियोलॉजी का इल्म हासिल किया? नहीं किया। ये पहाड़ों का इल्म अल्लाह का हुक्म था, किसी और का नहीं था। अल्लाह का हुक्म था कि कहानियां लिखते रहो ताकि लोग सोच विचार करें, अल्लाह का हुक्म था। तो हमने कौन सी अच्छी कहानियां दी दुनिया को, कौन सी अच्छी फिल्म दी दुनिया को? फिल्म क्या है? इट्स अ मीडियम ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो अल्लाह का तो हुक्म है कि कहानी कहो। क्यों? कि खुद अल्लाह कहानी के जरिए से हमसे बात करता है। तो भाई, बात यह है कि हर शय वाज़े है, लेकिन हम वाज़े नहीं हैं। हमारे अंदर गुंजलकें हैं, हमारे अंदर उलझने हैं। तो अल्लाह भी वाज़े है, अल्लाह का कलाम भी वाज़े है। अल्लामा इकबाल ने सारी रोशनी वहीं से ली है और बताया है कि मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, मैं जो कुछ लिख रहा हूँ वो सब अल्लाह का हुक्म है। तो इतना बड़ा शायर आपको मिल जाए जो अल्लाह के साथ जोड़ रहा हो आपको, तो बाकी रह क्या जाता है? तो ऐसे मुआशरे को तो फलना फूलना चाहिए था। ऐसे मुआशरे को तो आला तरीन अक़दार का हामिल होना चाहिए था। अब आप जो बात कर रहे हैं, तो मैं आज से ये आगे की तरफ अगर देखना शुरू करूं तो प्लीज़ खुदा के लिए हम फिर से ये अपने अक़दार को, अपने मेयार को, अपने अखलाक को, अपने मज़हब को, इन सब को हम दोबारा देखें और गौर करें। अच्छा, अब वो देखने और गौर करने का मरहला उस वक्त आएगा ना, हमारा एक यूँ कहिए कि इंसान का एक वस्फ है कि वो दूसरों की तरफ देखता है। वो कहता है कि चलो ये लोग, सब लोग कर रहे हैं तो फिर मैं भी कर लूँ। एक ये हमारा मामला है। दूसरा ये कि हम वो हमेशा एक मसाया की तलाश में होते हैं कि जी वो आएगा और फिर सारे मामलात हमारे हल कर देगा, हर चीज़ हमारा लीडर आके सही कर देगा। जब तक हम इन चीज़ों में लगे रहेंगे तो फिर तो हम खुद तो कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा मसला कैसे हल होगा? देखिए, आपने अच्छी बात की। इसमें देखिए, लीडर क्या है? लीडर जिसकी तरफ हम देखते हैं वो कौन है? वो अच्छा भी हो सकता है, वो अच्छा नहीं भी हो सकता, लेकिन लीडर के हाथ में क्या होता है? इदारों का रोल होता है, ठीक है? वो उन इदारों से काम लेता है और लीड करता है। सबसे ज्यादा हमने अपने इदारों को पहले तबाह किया, उनके साथ खिलवाड़ किया। उसके बाद हमने लीडरों को उसका आदी बनाया कि आप भी उसी रंग में रंग जाओ। और आपने इलेक्शन का मेयार जब पैसा रख दिया, जब एक टिकट होल्डर इतने करोड़ दे के आएगा तो वो असेंबली में आके करोड़ कमाएगा नहीं। ये सारा कुछ तो आपकी आंखों के सामने हो रहा है, इदारों के सामने हो रहा है। सो
मैं आप ही की बात को, देखिए कुछ तल्ख बातें हैं मगर ये कहनी चाहिए, कहनी पड़ेगी कि लीडर से निज़ाम नहीं ठीक होगा, निज़ाम ने लीडर को ठीक करना है। तो पहले निज़ाम को तो ठीक कर लो, इदारों को तो ठीक कर लो, वो तो अच्छा लीडर ले आएंगे, अच्छा लीडर आ जाएगा। लीडर का तो इशू ही नहीं है, इशू है आपके उन इदारों का जिनको तबाह कर दिया गया। अब कोई हिम्मत करे, उनको अखलाकी मेयारों पे दोबारा लाए तो लीडर को मौका मिलेगा काम करने का, तो वो शायद डिलीवर कर जाए। बाकी रही बात आपकी, आपने बड़ी अच्छी बात की, ब्रेन ड्रेन की। देखिए मेरे भी 3 बच्चे बाहर हैं। अच्छा, वो क्यों बाहर हैं? बाहर के मुल्कों ने उनको दावत दी कि आपके लिए ये जगह मौजूद है। वो खुद से नहीं गए, तीनों बच्चे खुद से नहीं गए, उनको बुलाया गया इदारों की तरफ से। क्यों? अच्छा। उनको वो टैलेंट चाहिए था जहां उनकी जरूरत थी। मेरे तीनों बच्चों में जो टैलेंट है वो यहां पाकिस्तान में उसकी कदर ही नहीं थी। एक साइकोलॉजिस्ट है, एक इंजीनियरिंग में है, टेक्नोलॉजी और साइंस में है, और दूसरा बिजनेस में। ये 3 बच्चे मेरे। मैं अपनी मिसाल जान के दे रहा हूं कि हर घर में यही कैफियत है। तो भागते क्यों हैं? आप आज दिल कुशादा करें, आज आपकी यूनिवर्सिटियां बड़े लोगों को लाना चाहें, आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने मुल्क में ज्यादा आसूदगी है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, और अपने मुल्क में ज्यादा सहूलतें हैं और ज्यादा आसानियां हैं। बात सारी ये है कि जो टैलेंट गया है उसको आप बुलाएं तो सही, कहें तो सही कि तुम्हारी ये जगह पड़ी है, प्लीज आ जाओ, वो आ जाएगा। इसलिए मुझे खौफ नहीं है कि यहाँ से जो लोग गए हैं वो वापस नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें आज के दिन तो कम से कम ये सोच लेना चाहिए कि तिजारत का इल्म क्या है और अखलाक का इल्म क्या है, दोनों में फ़र्क कितना है। बिल्कुल सही है। इस फ़र्क को जब हम जान लेंगे और फिर इसके हिसाब से इसकी रोशनी में आगे बढ़ेंगे तो मामला कुछ बेहतर होंगे। करने का काम फिर शायद यही रह जाता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। असगर नदीम सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात ये हो रही थी कि तिजारत और अखलाकियात, इन दोनों का मयार अगर हम एक ही रख लेंगे तो फिर मामला ज़रा दगरगों हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन की और हमने अपने आप को अखलाकी तौर पर और इल्मी तौर पर बेहतर करने की कोशिश की तो ही फिर तरक्की के रास्ते हमारे लिए खुलेंगे। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम अवैस साहब, हाउ आर यू? वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं कुछ साइकोलॉजी की दुनिया की, और साइकोलॉजी की दुनिया में एक टर्म है जिसको कहते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा। ये वो ट्रॉमा है कि जो कि बचपन में बच्चों के साथ कनेक्ट होता है और फिर उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी आगे आने वाले तमाम सालों के लिए, तमाम उम्र तक वो एक रोग बनकर उनके साथ चिमटा हुआ होता है। ये चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या होता है, और अगर इस चाइल्डहुड ट्रॉमा की हम बात करें तो आजकल फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, या फिर अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भी बच्चे बहुत सारे हैं जो देख रहे हैं कि उनके साथ क्या जुल्म सितम हो रहा है। फ़लस्तीन के बच्चों की तो वीडियोज़ हमने आपको अभी सुबह में दिखाई कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दुनिया को बताने की, जगाने की, झंझोड़ने की कोशिश की कि हमें मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है इसराइल की तरफ से, लेकिन कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। उन बच्चों के जहनों में क्या गुजरती होगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर यासिर अब्बासी साहब मौजूद हैं, यूके में प्रैक्टिस करते हैं, उनसे हम बात करेंगे चाइल्डहुड ट्रॉमा के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम अवैस साहब, क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपने अपने जो है वो कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। चाइल्डहुड ट्रॉमा, अगर इसको थोड़ा सा डिफाइन करें तो ये क्या होता है? जी, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और 92 न्यूज़ का ये शो करने का और इस टॉपिक पे बात करने का। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
चाइल्डहुड ट्रॉमा एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अगर एक्सपोज होते हैं बचपन में, आप जैसा आपने बोला, उसका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक पूरी ज़िंदगी आप पे रहता है। ट्रॉमा तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक और टर्म यहाँ यूज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसेस, एडवर्स चाइल्डहुड इवेंट्स। ये एडवर्स चाइल्डहुड इवेंट्स भी अगर आप फेस कर लें तो you have a higher risk of developing mental health problems and physical health problems. The adverse childhood events क्या होते हैं पहले तो ये आपको मैं बताऊं. These are like physical abuse अगर हो, किसी भी किस्म का sexual abuse, emotional abuse. अगर आप किसी घर में रह रहे हैं जहाँ ड्रग अब्यूज़ हो रहा है और अल्कोहल अब्यूज़ हो रहा है और आप उसको सब देख रहे हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस जिसको हम बोलते हैं कि लड़ाई आपस में मारपीट घर वाले कर रहे हैं, एंड यू आर विटनेसिंग दैट, सिर्फ ये विटनेस करना ही एक एडवर्स चाइल्डहुड इवेंट होता है। या आपके घर में कोई ऐसा है कि जो जेल जा चुका है और क्राइम कमिट कर चुका है और आप एज अ चाइल्ड उस सब से एक्सपोज हो रहे हैं, तो ये सब एडवर्स चाइल्डहुड इवेंट्स होते हैं। अब अगर आप इससे ज़्यादा एक लेवल ऊपर चले जाएं तो जैसा आपने बोला, जो बच्चे होते हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स दुनिया भर में हैं आजकल, जैसे आपने जिक्र करा इन इजराइल एंड पैलेस्टाइन, बट एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड देयर आर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स एंड चिल्ड्रन एक्सपोज टू दैट are being exposed to extreme levels of trauma. और ये extreme levels of trauma आपको इस तरीके से affect करते हैं कि as you grow up, you develop various types of mental health problems. आपको depression, anxiety, खास तौर पे post traumatic stress disorder type चीज़ें आप develop करने लगते हैं. You are at higher risk of using substances. आपके chances होते हैं कि आप ये drugs, alcohol ज़्यादा यूज़ करें, आपकी relationship breakup, आपका जैसे सिगरेट वगैरह यूज़ करना, उसकी वजह से आपके ऊपर हेल्थ इफेक्ट होना, इट काइंड ऑफ इफेक्ट्स योर लाइफ ओवरऑल। और अगर आप यूके जैसे मुल्क का अगर एग्जांपल लें जहाँ की जनरली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पे भी अगर आप एसिस से एक्सपोज होते हैं तो लोग कहते हैं कि ऑलमोस्ट 47% of the UK population, ये children have been exposed to at least one ACE, जो मैं आपको भी बोला, adverse childhood event. Yeah, almost 9% of the population, which is a huge amount, have been exposed to about 4 or more ACEs. तो ये चाइल्ड बचपन बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप कैसे, क्या कोई बच्चे को देखकर अंदाज़ा हो सकता है कि ये किसी ट्रॉमा का शिकार हुआ है या कोई एडवर्स इफेक्ट इसके सामने, उसके बिहेवियर को आप देखते हैं और अंदाज़ा लग सकता है? फॉर एग्जांपल, अब मैं किसी बच्चे से मिलूं तो मुझे अगर अंदाज़ा करना हो तो हाउ वुड आई डू इट? That's a very good question. Sometimes it isn't, और कभी कभार ये अंडरलाइन रहते हैं, and that's why it's very important कि अपने बच्चों से आप खुल के बात करें और 1-to-1 सेशन करें और बहुत अच्छी तरीके की रिलेशनशिप रखें कि आप उनसे ओपन डिस्कशन कर सकते हैं। कभी कभार दे डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट इट, अभी कभी वो एक्सपोज होते हैं किसी चीज़ से, जैसे कोई बच्चा सेक्सुअल ट्रॉमा से एक्सपोज हुआ, दे समटाइम्स फील गिल्टी अबाउट इट एंड दे थिंक कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं एंड दे वोंट बी एबल टू डिस्कस इट विद एन एडल्ट। सो हैविंग एन ओपन रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर कुछ साइंस हैं जो आप पिकअप कर सकते हैं, जैसे कि बच्चा थोड़ा विड्रॉन हो जाए, नॉर्मली बहुत हंसता खेलता बच्चा हो, वो थोड़ा विड्रॉ हो जाए, इतना एक्टिविटी में एंगेज नहीं कर रहा हो, नॉर्मली जिस चीज़ों से उनको जॉय आता हो, खुशी आती हो, वो उनको नहीं मिल रही हो उन चीज़ों से। ख़ास तौर पे ये जो इमोशनल और सेक्सुअल टाइप ऑफ अब्यूजेज होती हैं, ये यूजुअली आपके क्लोज एनकाउंटर्स में होते हैं, जैसे घर में अगर कोई जो लोग आ रहे होते हैं उनके थ्रू, या वैरायटी ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो अगर वो बच्चा थोड़ा घबरा रहे जाते हुए उनके पास, या इट्स रिलक्टेंट टू गो, जस्ट सिट डाउन एंड हैव अ चैट। कभी किसी को पुश ना करें कि वो किसी की ज़बरदस्ती गोद में जाके बैठे या ज़बरदस्ती किसी को गले मिले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू काइंड ऑफ ऑब्जर्व दीज थिंग्स जो बच्चा अपने बिहेवियर में दिखा रहा है आपको। अच्छा, अब कॉन्फ्लिक्ट जोन्स की बात कर लेते हैं। पैलेस्टाइन इस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है, रोज़ाना हम खबरें उसकी देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। वहाँ के बच्चों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि खुदारा हमारी मदद करो, लेकिन दुनिया ज़ाहिर है जिस तरीके से इस वक्त चल रही है वो तो चिल्ड्रेन ऑफ लेसर गॉड्स ही बने हुए हैं वो बच्चे, बल्कि वो ह्यूमंस भी बहुत मरतबा उनको नहीं समझा जा रहा। उन बच्चों के जहनों में इस वक्त क्या चीज़ होगी और बड़े होकर कैसे वो इम्पैक्ट करेगी इस वक्त? व्हाट वुड बी इन देयर माइंड? देखिए, इस वक्त दे आर इन अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। नॉट ओनली आर दे इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, the people of Palestine generally, and naturally 50% of more than 50% of them are children, are being deprived of basic necessities. उनका पानी रोक दिया गया है, food aid नहीं आ रहा, they're not getting medicines, जो उनको इंजरीज हो रही हैं वो भी
बगैर कभी कभार एनेस्थेटिक के ट्रीट हो रही हैं, तो दे गोइंग थ्रू मल्टीपल ट्रॉमास। ये अनप्रेसिडेंटेड ट्रॉमा है, इसके बारे में डिस्कस करना भी अभी विल बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इतने मल्टीपल ट्रॉमा से वो बेचारे एक्सपोज हो रहे हैं। बड़े होते हुए नेचुरली दे विल बी वेरी डैमेज्ड इन देयर पर्सनालिटी। देयर विल बी एन एलिमेंट, जिस हमने पहले बात करी कि मेंटल हेल्थ के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। देयर विल बी एन एलिमेंट ऑफ रेसिप्रोसिटी, कि ये रेसिप्रोकल रिवेंज, हेट्रेड डेवलप करना है, कि यू काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ होल जनरेशन फुल ऑफ हेट, which makes things more difficult for future times to come. और बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसको तरीके से हैंडल करना होगा दुनिया को, जो कि अभी तक कर नहीं रही है। तो my heart goes out to them, my heart goes out to the people of Palestine. इसमें एक और एंगल भी है, बिल्कुल जी, एक और एंगल भी है। अब देखें, जिस तरह फ़लस्तीन के बच्चे हैं वैसे बच्चे तो इसराइल में भी होंगे, और बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो मासूम होते हैं, चाहे वो किसी के भी हों, किसी मज़हब, किसी आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हों। लेकिन जब वो देख रहे होंगे कि हाँ, हम या हमारे जो फ़ौजी हैं या जो हमारी हुकूमत है, उन्होंने फ़लस्तीनियों पर जुल्म करना शुरू किया हुआ है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो उस जुल्म को, वो बच्चे जो हैं जब वो बड़े हो तो वो उस जुल्म को जुल्म समझे ही ना, और वो चीज़ भी एस्केलेट हो? Again, very good question. I guess media के through आजकल दुनिया extremely exposed हो रही है around what's happening across the world, खास तौर पे सोशल मीडिया पे और ये व्हाट्सएप पे जिस किस्म के वीडियोस आते हैं, आप जिस किस्म के वीडियोस देखते हैं उसी टाइप के वीडियोस और बढ़ने लगते हैं। हर आदमी, हर एरिया, हर जो ग्रुप है वो अपने टाइप के वीडियोस बनाने लगता है। and if children keep on watching aggressive videos, they tend to become more aggressive themselves. एक behavioral model है साइकोलॉजी में, जिसमें एक लोगों ने ऑब्जर्व करा था कि एक बड़ा आके एक डॉल को, बोबो डॉल उसको बोलते थे, उसको पंच कर रहा है, एंड चिल्ड्रन वर ऑब्जर्विंग. The children grew up to become more and more aggressive towards that doll than they would have naturally been. तो इस किस्म की चीज़ें, खास तौर पे if you're seeing people who are very similar like you being the aggressor, then you kind of grow up feeling that is the norm. और ये कहीं भी आप इवन पाकिस्तान में भी देखें या अपने साउथ एशिया में देखें, children when they grow up and they see this, they tend to become more aggressive. They tend to become more astute around this. Absolutely, बिल्कुल। और फाइनली आखिरी चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि इन बच्चों को ट्रीट किस तरह किया जाता है जो कि ट्रॉमा का शिकार होते हैं, मुख्तसरन अगर हमें थोड़ा सा समराइज़ करके बता सकें। जी, देखिए, मैं जनरली अब सबके बारे में बोलूँगा क्योंकि इस वक्त सब एक्सपोज हो रहे हैं इससे। अब सोशल मीडिया के थ्रू हर आदमी दिन रात इस किस्म के वीडियो देख रहे हैं, जिसकी वजह से अब हम सब अफेक्टेड हैं। अब जो कॉन्फ्लिक्ट जोन के बच्चे हैं उनके लिए ट्रीटमेंट बहुत ही अगेन मैंने बताया कॉम्प्लेक्स होगा। मल्टीपल मोडालिटीज यूज़ होनी चाहिए। ख़ास तौर पे एक ट्रॉमा फोकस टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन होती हैं जिसको बोलते हैं ट्रॉमा फोकस CBT, वो करना चाहिए। पर मैं एक जनरल प्रिंसिपल हम सबको देता हूँ क्योंकि हम सब भी ये सब देखें एंड वी फील helpless around it when we look at any conflict. जैसे आपने बोला बच्चे होते हैं दुनिया भर में जहाँ भी अफेक्टेड हो, you kind of minimize अपना मीडिया एक्सपोजर, थोड़ा इंसान मिनिमाइज करे। आप अपनी फीलिंग्स को थोड़ा समझें कि दुनिया में कुछ चीज़ें आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते। जिनको नहीं कर सकते उनके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचने से चीज़ें बदल नहीं जाएंगी। आप अपनी जो ये सारी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर पैदा हो रही है एंड यू कांट फील वेरी अनईजी अबाउट इट, you channelize that negative energy into something positive. Go and do volunteering. आपके मुल्क में खुद इतने सारे बच्चे बेचारे स्ट्रीट पे हैं, इतने सारे बच्चे स्कूल में नहीं हैं, इतने सारे बच्चे अब्यूज हो रहे हैं। Go and do something for them. You can do something for them. तो आप अपने ही मुल्क में कोशिश करें अपनी जो नेगेटिव एनर्जी पैदा हो रही है उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आएं, एंड यू काइंड ऑफ समटाइम्स कनेक्ट विद ईच अदर। हम लोग की सबसे होती है कि whenever we sit down we keep on talking about the same things. आप you try and not talk about this conflict all the time and you kind of focus it only once a week कि आप किसी के साथ डिस्कस करो to make sure you are aligning with them. और दूसरी बात ये कि खाना पीना अपना सोना बड़ा ज़रूर रखें क्योंकि मैंने ये खास तौर पे देखा पाकिस्तान में सोने की हैबिट बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और मैं जनरली लोगों के लिए बता रहा हूँ, उन बच्चों के लिए तो बहुत ही अगेन इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड इंटरवेंशन जो कि आई होप अल्लाह मियाँ हिम्मत दे लोगों को कि वो इवेंचुअली उनको प्रोवाइड कर सकें जब ये सब व्हेन इट्स इंशाल्लाह ओवर। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। हमारे साथ डॉक्टर यासीन साहब मौजूद थे और हम चाइल्डहुड ट्रॉमा पर बात कर रहे थे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे
वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं एक और जवान से। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से काम होता है, पाकिस्तान में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, लानी चाहिए, इन तमाम मामलात को डील किया जाता है। और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के एक यंगेस्ट मेंबर जो हैं उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। एक ऐसे नौजवान हैं जो कि इस डोमेन में आए हैं। वैसे तो उनका ताल्लुक सोशल मीडिया और पब्लिक रिलेशन से है, लेकिन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में यंगेस्ट मेंबर के तौर पर वो काम कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं और ज़रा उनके सफ़र के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अयाब अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया अयाब साहब, वक्त दिया आपने। अच्छा अयाब साहब, ये बताइए कि ये जो यंगेस्ट मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बनने का जो सफ़र था, ये कैसा था, कैसे तय किया, क्या क्या आपने इन्वेस्ट किया इसमें? देखें जी, ऑब्वियसली ये चीज़ मेरे लिए भी एक एजाज़ के वो थी कि भाई जो भी हिस्ट्री में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के मेंबर्स हैं वो 40, 45, 50 प्लस हैं और प्रेस्टिजियस बोर्ड है, प्राइम मिनिस्टर का अपना बोर्ड होता है ये। बट ये है कि एज अ यंगस्टर इसमें ऑब्वियसली इतनी आसानी से तो नहीं बंदा यहाँ तक पहुँचता। इसके लिए बड़े जो है ना वो लाइफ में बड़े चैलेंजेस और पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और करने पड़े हैं एक्चुअली। यू नो कि अब अपने उस एज में, जिस एज में यू नो मोस्टली जो लोग आते हैं यू नो टेक्नोक्रेट्स की पोजीशन में इधर उधर, वो ऑब्वियसली वही लोग होते हैं यू नो दोज हु आर बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून और अच्छे बड़े लेविश लाइफस्टाइल में पैदा हुए होते हैं। बट ये है कि मैंने तो इंडिपेंडेंट लाइफ स्टार्ट की फ्रॉम माई 18 ईयर्स ओल्ड उसके बाद से, और वहाँ से लेके यू नो लंदन जाना, वहाँ स्टडीज़ करना और जॉब्स करना, ये सारा कुछ करके पाकिस्तान आकर भी नॉर्मल यू नो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जो होता है जॉब का, वो 9 to 5 वाला वो स्टार्ट करना। खैर करते करते अपनी उस फील्ड को ऑप्ट किया जिसमें मुझे इंटरेस्ट था, जो कि पब्लिक रिलेशंस की फील्ड थी, जो कि डिजिटल मीडिया की फील्ड थी। तो मैंने उसको ऑप्ट इसलिए किया क्योंकि ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट था उसमें। बट ये है कि मैंने ये उस टाइम ये दिमाग में सोच लिया था कि अगर कोई भी फील्ड, अगर ये मेरा इंटरेस्ट वाली फील्ड है, इसको मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ, तो मैंने फिर इसमें एक्सट्रीम तक जाना है। और वो एक्सट्रीम जो है ना, वो ये नहीं है कि मेरी कोई 40-45 साल में, 50 साल में आएगी। मैंने उसको यही कहा था कि जो ईच डे यू नो विल बी एन एक्सट्रीम। उस हर दिन में कुछ ना कुछ ऐसा अचीव करना है कि मैं यू नो अपने आप पे वो फील कर सकूं कि मैंने जो भी अभी तक लाइफ में किया है, जो मैं करने जा रहा हूं आगे, मैं सेटिस्फाइड रहूं उससे कि मैं ठीक कर रहा हूं। तो ये जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये बेसिकली काम क्या कर रहा होता है, ये अगर थोड़ा सा हमारे नाजरीन को समझाएं। देखिए जी, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बेसिकली एक फैसिलिटेशन है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का काम भी यही है कि वो बाहर से, बैरून मुमालिक से जो इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है, वो पाकिस्तान के अंदर लाए। इसमें बेसिकली सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है प्रोवाइडिंग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, बेसिकली क्या है कि यूजुअली ये था कि भाई बहुत ज़्यादा हर्डल्स होते थे एनओसीज लेने में, CDA की एनओसी, RDA की एनओसी, डिफरेंट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की एनओसीज हो गई, कस्टम्स हो गया, FI हो गया, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती थी। वो फॉरेन इन्वेस्टर जब आता था तो यहाँ जब आने से पहले ही वो फारिग हो चुका होता था, वो जब सिस्टम देखता था वो कहता था कि क्या है। तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को बेसिकली इसीलिए बनाया गया। और अभी तो यू नो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है वो SIFC, वो भी इसके पैरेलल बनाई गई है, जो कि फैसिलिटेशन काउंसिल है, जो बेसिकली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट कर रही है इन्वेस्टमेंट लाने में पाकिस्तान में। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हमारा, आप GB ले लें, आप नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान के ले लें, वहाँ पे इस टाइम पे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की इतनी ज़रूरत है और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर आ रहा है पाकिस्तान में। मैरियट इंटरनेशनल्स हैं जो बाहर की चेन्स हैं, बड़ी चेन्स हैं, वो पाकिस्तान आ रही हैं। हमारी काफ़ी उनसे मीटिंग जो है वो हो चुकी है, CDA में उनसे, चेयरमैन CDA से उनकी मीटिंग्स कराई हैं अभी। तो देर ऑल आर इंटरेस्टेड कि वो पाकिस्तान आए। एक चीज़ का ऑब्वियसली मसला था जो पिछले चंद दिनों से डिस्कशन चल रही है कि इलेक्शन की तारीख भी अनाउंस होगी, वो सारा कुछ, तो वो एक इशू था जो कि अब लग रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आ गई कंट्री में, तो फिर आप देखेंगे कि ये मजीद जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आएंगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके सामने पिछले 2 साल 3 साल से क्या सिचुएशन थी मुल्क की, अगर वो आना शुरू हो गई तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान में ये चीज़ जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है वो तेज़ी से आएंगी। सही। अच्छा, अब जब आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में आए तो आपने और क्या क्या इशूज़ देखे? एक तो आपने बताया कि भाई वो जो इन्वेस्टर आता था वो तो चक्कर लगा के ही थक जाता था, लेकिन हम देखते हैं कि भाई इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट होती है, बाहर की UAE पूरा जो है वो बाहर की इन्वेस्टमेंट से या जो है वो भरा पड़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं?
देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू हमारा जो हम फेस कर रहे थे, जो कि अभी वी ऑल आर होपफुल कि अभी काफ़ी हद तक वो चीज़ इम्प्रूव कर रही है, करने जा रही है SIFC के थ्रू भी, प्लस ये कि इदारों में भी थोड़ी बेहतरी आ रही है। बट जो इश्यूज़, बेसिक इश्यूज़ वो क्या थे? बेसिक इश्यूज़ ये थे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बाहर से कंपनी आई है, डेवलपर्स आए हैं जिन्होंने कोई हाउसिंग सोसाइटी बनानी है और दे आर लेजिट लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन्होंने बनानी है। मसला ये आता था कि फॉर एग्जांपल अगर वो RDA में, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में फॉल कर रही है, वो उनकी NOC लेते लेते उनको 4-5 साल तो ऐसे ही गुजर जाते थे। लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, लोग इन्वेस्टमेंट करने के बाद पता चलता था जी कि NOC तो है ही नहीं, तो NOC है ही नहीं, और उसके साल बाद ये पता लगे जी NOC मिलनी भी नहीं है, ठीक है, पैसे तो डूब गए सारे ना। अब वो जो बेसिकली जिन लोगों के पैसे डूबे वो तो साइड पे ना, वो जो डेवलपर बाहर से आया वो ही इस सिस्टम देख के इतना परेशान हो गया कि उसने दोबारा कहा जी कि अब तो मैं इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करूंगा ही नहीं। तो वो बेसिकली ये था कि जो ये मैंने एक एग्जांपल इदारे की एग्जांपल दी, डेवलपमेंट अथॉरिटी की एग्जांपल दी, इसी तरह बहुत सारे ऐसे इदारे थे जहां पे NOCs लेने में ही इश्यूज थे ना। बेसिक चीज एक NOC होती है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो ही नहीं मिल रहा था, और वो मिलते मिलते मतलब फॉर एग्जांपल वो लेने के लिए आपको पता नहीं कितना देना पड़ता था और सारा कुछ था। तो वो अगर एक बेस ही खराब होगी जब NOC लेने की, तो आगे तो फिर आप वो इन्वेस्टर जो है, चाहे वो एक ब्रिटिशर है, चाहे वो कहीं कभी बाहर का बंदा है, वो कैसे पाकिस्तान में वो किस मोटिवेशन के साथ आएगा, क्या इन्वेस्टमेंट करेगा जब उसको एक बेस ही नहीं प्रोवाइड की जा रही। जिसके लिए अभी मैं अभी तो केयरटेकर गवर्नमेंट है, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट ये करूंगा, मैं इस चीज़ को पुटअप भी करेंगे हम लोग कि एक वन विंडो ऑपरेशन तो थोड़ा सा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू स्टार्ट हुआ है, पर इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके अभी जिस तरह कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने एक बहुत अच्छी चीज़ स्टार्ट की है कि उसने जितने भी ये NOCs और ये जो प्रॉपर्टी टैक्सेस और ये सारा कुछ है, ये अभी उनको लेके जा रहे हैं ऐप पे। वो ऐप के थ्रू आप प्रॉपर्टी टैक्स देंगे, वो ऐप के थ्रू आप हर चीज़ अप्लाई करेंगे। इवन अगर आपने बिल्डिंग कंट्रोल के थ्रू जाना है और आपने वो अपना नक्शा अप्रूव कराना है, वो भी वो ऐप के थ्रू उसमें LOPs और नक्शे पड़े होंगे, वो नक्शे जो हैं वो वहाँ से आप उठाकर चूज करके उसकी प्राइस होगी, वो आप वहीं पे करें, वो अप्रूव कराएं, जो जिसके लिए अल्लाह माफ़ करें आपको रिश्वत देनी पड़ती थी 30-35 लाख रुपया, 40 लाख रुपया। वो अगर ऐप पे चला जाएगा, जैसा CDA भी कर रहा है, वो डिजिटाइजेशन की प्रोसेस में है, अगर वो चला जाता है ऐप पे, तो फिर बहुत सारी फैसिलिटेशन यहीं से मिल जाएगी, एक वन स्टॉप शॉप टाइप चीज लॉन्च हो जाएगी। अच्छा, अब जब आप एज अ यंग पर्सन जब आप किसी ऐसे इदारे में जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स में जाते हैं कि जहाँ पर जैसे सारे लोग जो हैं वो 40-50 वाले, 50 से ऊपर वाले बैठे हुए हैं, तो एक एज के डिफरेंस के साथ साथ एक माइंडसेट का भी डिफरेंस होता है, तो वो थोड़ी सी एक हॉस्टिलिटी नहीं पैदा हो जाती है, या मतलब ये कि कैसे उसको टैकल किया जाता है कि उनका एक अलग माइंडसेट है, आपका अलग माइंडसेट है? देखिए ऑब्वियसली इस बहुत हर किस्म के लोग, मतलब मैं पिछले 4-5 साल से इसी फील्ड में हूँ और इन्हीं लोगों से मेरा इंटरेक्शन हो रहा है। हर किस्म के लोग आपको मिलते हैं, आपको बहुत पॉजिटिव लोग मिलते हैं। ब्यूरोक्रेसी की बात करें, जिन्हें काम करना ऑब्वियसली ठीक है, वो बहुत पॉजिटिव लोग भी हैं। आप कह लें कि ये एक माइंडसेट बना हुआ है कि भाई 90% लोग नेगेटिव हैं, वो सीधे मुँह बात नहीं करेंगे, 2 उंगलियों से आपको मिला हाथ भी नहीं मिलाना पसंद करेंगे, ये और वो। ऐसा नहीं है। 10% लोग ऐसे हैं जो जिनको 90% समझा जा रहा है, वो एक्चुअली 10% लोग हैं ऐसे जो अपनी सीट पर जो है वो बड़े ज़ोरों शोर से बस बैठे हुए हैं कि हम जो है अफसर हैं, अफसरशाही में हैं, और वो जो है ना उनका कोई मूड नहीं है कि आवाम को फैसिलिटेट करें वो। बट 90% लोग बहुत अच्छे आ रहे हैं। यंग लॉट जो आ रही है नई, वो बहुत अच्छी आ रही है। प्लस मुझे जो है, मुझे ऐसा अपनी बात करूँ तो मुझे कोई मसाइल का सामना ऐसा नहीं करना पड़ा। सिर्फ मुझे नहीं, मैंने बल्कि जिन ऑफिसर्स के साथ काम किया है, 1 साल मैंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब के साथ काम किया, मैंने उनको आई हैव सीन हिम वर्किंग। अब चीफ सेक्रेटरी के टाइम पे कि उन्होंने खुद मुझे कहा जी कि मुझे एक ऐसा कंप्लेंट रिड्रेसल सेल चाहिए जो कि पूरे पंजाब की कंप्लेंट्स मैं खुद देखूं। मतलब मुझे बताया कि एक चीफ सेक्रेटरी ये सोच रहा है, तो हम लोग अक्सर वो उसी कंप्लेंट रिड्रेसल लॉन्च करने के बाद मैंने कमेंट्स पढ़ता था ना, लोग बड़ी कि अफसर है, शेरवानी पहन के आ जाता है, ये है वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने खुद एक चीज़ लॉन्च कराई है, आप लोगों के भले के लिए कराई है। तो इसी तरह काफ़ी सारे ऑफिसर्स हैं जो कि कि अब प्रोवाइडिंग ईज की तरफ जा रहे हैं लोगों को।
डिजिटल मीडिया को यूज़ करें, डिजिटल मीडियम को यूज़ करें ताकि उनके दफ्तरों में ना जाना पड़े। काफ़ी सारे ऑफिसर्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव की तादाद है लेकिन वो 10% है, कम है। ऐसे परसेप्शन बना हुआ है कि जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं और बहुत कम जो है वो पॉजिटिव लोग हैं, एक परसेप्शन है बेसिकली। अच्छा, सोशल मीडिया भी आपका डोमेन है, तो मुझे ज़रा बताएं कि सोशल मीडिया का जो यूज़ है हमारे यहाँ उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे ममालिक के बारे में हम पढ़ते हैं कि जहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स जो है वो ऑफिशियली सोशल मीडिया कोई भी किसी भी किस्म का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें जो बेसिकली साबिक डीसी का आपने नाम लिया, जी, तो वो जी, साबिक डीसी एड्रेसल सिस्टम पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, मैंने उन्हीं के साथ मिलके, हमजा शफकात के साथ मिलके वी स्टार्टेड ऑफ दैट, और वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा था। कभी भी कोई उससे पहले कोई गवर्नमेंट ऑफिस प्रेजेंट नहीं था ट्विटर पे लोगों की फैसिलिटेशन के लिए। अपडेट्स ज़रूर लगाते थे बट लोगों की फैसिलिटेशन के लिए वहाँ पे कोई ऑफिसर प्रेजेंट नहीं था। उससे देखें कि आप खुद देखें कि कितना इम्पैक्ट पड़ा कि अगर आप घर बैठे हुए हैं, आपका जो है वो बाहर आपकी रोड ख़राब है, आपने वो रोड की पिक्चर ली, आपने लेके ट्विटर पे डाल दी और फ़ौरन आगे से रिप्लाई आ गया जी कि नोटेड, एक्शन टेकन और सेंडिंग टीम्स, ये वो सारी चीज़ें एक नई थी सबके लिए। उसको देखकर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो काफ़ी ऑफिसर्स ट्विटर पे आना, एक्टिव होना शुरू हुए। बट उसमें ऑब्वियसली कुछ वो 10% टाइप के लोग थे जो चाहते थे ये काम हो ही ना, तो वो जो है वो फिर नोटिस भेजते थे और कहते थे कि जी ऑफिसर शुड स्टॉप दिस, ये अलाउड नहीं है। फिर जिसमें सीनियर ऑफिसर्स इंटरवीन करते थे और वो इंटरवीन करके ऑब्वियसली ये चीज़ ख़त्म करा देते थे। बट ये चीज़ मैंने जहाँ जहाँ इम्प्लीमेंट की है, ICT एडमिनिस्ट्रेशन में, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ऑफिस में, अभी प्रेजेंटली मैं CDM में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ ये चीज़। जहाँ जहाँ पे ये कंप्लेंट रिड्रेसल्स इम्प्लीमेंट किए हैं ऑनलाइन ट्विटर के थ्रू, वहाँ पर आप कह लें कि एवरेज जो मैंने रेशो निकाली है वो 6 मंथ्स के अंदर 3,000 to 4,000 कंप्लेंट्स रिजॉल्व हुई हैं एवरेज। अगर आप बात करें 6 महीने के अंदर 2,000 से 3,000 कंप्लेंट्स, वो कंप्लेंट्स जो कि अब बंदा अपने ड्राइंग रूम में या घर पे कुर्सी पे बैठ के वो टैग करके हल करा रहा है, तो इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है? तो ये चीज़ होनी चाहिए। आगे भी जो ऑफिसर्स इस चीज़ को नहीं पसंद करें, सीनियर ऑफिसर्स, उनको चाहिए कि वो चीज़ इसको स्टार्ट करवाएं अपने जूनियर ऑफिसर्स। बिल्कुल, कनेक्टिविटी लोगों के साथ उनकी जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, फाइनली मैं ये चाहूँगा कि जो प्रैक्टिकल बात है कि ठीक है बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी में अगर कोई बंदा ब्यूरोक्रेसी के साथ उसका कोई काम फंसे या कोई काम वो करवाना चाह रहा हो, एक आम आदमी, तो वो क्या तरीक़ाकार है कि जिससे वो जाए तो उसका काम हो जाए, रुके ना यहाँ वहाँ, ये सारे मामलात इधर उधर धक्के ना खाना पड़े, फाइलों को पहिए लगाने ना हो, बस उसका काम हो जाए? वो फार्मूला क्या है? देखिए जी, यूजुअली मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँगा, जितने भी ज़िले इंतज़ामिया हैं मैं उनकी बात करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक आम जो अवाम है उसका काम ज़िले इंतज़ामिया में ही फंसता है। थोड़ा सा पुलिस को एग्जाम्प्ट रखूंगा क्योंकि मैं वो छोड़ कुछ नहीं कह सकता। हाँ। बहुत कोशिश की काफ़ी जगहों से चीज़ें इंप्रूव करने की, बट वो मे भी आगे गवर्नमेंट आए, कोई स्टेप ले इस चीज़ के लिए। बट ज़िले इंतज़ामिया की जहाँ तक बात करूँगा, देखें एक सिंपल सा है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर है वहाँ एक बेस वहाँ से स्टार्ट होती है। लोग जो हैं वो अभी जो यंग लॉट आ रही है, मैंने अभी तक यही देखा कि अगर आपको कोई भी काम फंसा हो, आप एप्लीकेशन लें, आप जाके असिस्टेंट कमिश्नर को दें, आपकी एप्लीकेशन वहीं से हल हो जाएगी। अगर इन केस नहीं होती है, आप सीधा जो है वो उसी के ऊपर डिप्टी कमिश्नर है, कोशिश करके वहाँ उससे मिलें, उसको एप्लीकेशन दें। ये तो एक राउट होकर जहाँ से जाएगी अगर आपके मसले नहीं हल होते। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका मसला डीसी भी नहीं हल कर रहा, आपका मसला एसी भी नहीं हल कर रहा, तो फिर इसका जो ईजीएस्ट वे है वो ये है कि चीफ सेक्रेटरी जो जितने भी हैं, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, केपी, उन सब का अपना अपना जो है वो ऑनलाइन एक ईमेल एड्रेस है जो कि कंप्लेंट एड्रेस करने के लिए है। मैंने जितने लोगों को वो चीज़ रेफर की है, जिन लोगों के पास सोर्सेज नहीं है, जो लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते, वो 90% मसाइल चीफ सेक्रेटरी साहब तक पहुंच कर हल हो जाते हैं, क्योंकि नीचे वालों को ऑब्वियसली पता होता है कि चीफ सेक्रेटरी चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं। बट आपके इस क्वेश्चन से मैं ये ज़रूर बताऊंगा, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर अगेन कि कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम्स जो ऑनलाइन हैं, जिसमें लोगों की एक्सेस ईजी हो, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, वहाँ पर अपनी प्रेजेंस लाजमी रखें। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो चीफ सेक्रेटरी साहिबान हैं, एडिशनल सेक्रेटरी साहिबान
प्लान्स हैं, उनको इसलिए आना चाहिए ताकि नीचे वालों को पता हो कि हमारी कंप्लेंट कहीं डायरेक्ट पहुंच सकती है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। अयाब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन, और बात कर रहे थे कि जी जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी वो बहुत मरतबा काम तो कर रही होती है, लेकिन ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आ पा रही होती हैं। ज़ाहिर है कुछ उसमें ऐसे मामलात भी हैं जो कि सही नहीं होते हैं, उन गलत मामलात को सही करने के लिए हमें ही आगे बढ़ना पड़ता है और अपनी एप्लीकेशंस, अपने काम जो भी हैं, आपको अगर सही रास्ते से वो काम करवाना है तो यू जस्ट हैव टू नॉक एट द डोर। वो नॉकिंग आप करते रहें। बहुत सारे अच्छे अच्छे यंगस्टर्स मौजूद हैं हमारे इदारों में जो काम कर रहे हैं, और वो ही हैं, यूँ कहिए कि वो जो इकबाल की हम बात कर रहे थे, इकबाल के शाहीन वही हैं जो काम कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम का अख्ताम भी इकबाल के ही अशार से करेंगे। इकबाल ने कहा था कि परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, करगस का जहाँ और है शाही का जहाँ और। तो करगस वो जो मुर्दार खाता है वो ना बने, शाही वो जो कि ऊंची परवाज़ करता है। और इकबाल ने हमें शाहीन बनाने का जो ख्वाब देखा था, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम किसी न किसी तरह उस ख्वाब पर पूरे उतरे और शाहीनों की तरह अपने मुल्क में भी और इस दुनिया में भी ज़िंदा रहे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।